बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फराह और मैं हमजा। भाई आज तो इतने एक्साइटेड हैं, हम इतने खुश हैं और मुझे यकीन है कि जब हम आपको बताएंगे तो आप हमसे भी ज़्यादा खुश होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है फराह, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और एक्साइटमेंट इसलिए है, नाज़रीन को बताते हैं कि हमारे पास आज एक ऐसे मेहमान हैं जिनसे मिलके हम तो बहुत खुश हैं, ये लोग भी बहुत खुश होंगे। और खुश होने की वजह भी बनती है इसलिए कि उन्होंने हमारे दिलो दिमाग जीत लिए, हमारी रूह तक पे असर डाला। ये उनका एक ऐसा कारनामा है कि किसी का दिल जीतना और फिर जब ज़बान भी मुख्तलिफ हो, जब अंदाज भी मुख्तलिफ हो, उसके बावजूद दीवाना बना लेना लोगों को अपना। और सिर्फ दीवाना नहीं बना लेना बल्कि उनको एक इंस्पिरेशन देना, मोटिवेशन देना, उनके अंदर एक जज्बा पैदा करना, एक बलबला पैदा करना, ये बड़ी कमाल बात होती है। और फराह हर एज ग्रुप में उतना ही मकबूल होना ये बहुत बड़ी बात है। अब थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, अभी क्लियर नहीं करते हैं तो हिंट के तौर पर फराह आप भी टर्की गई हैं? अरे ज़रूर, क्यों नहीं। और ये मेरी ना ज़िंदगी के हमजा जैसे कहना चाहिए ज़िंदगी के बेहतरीन ट्रिप्स में से एक ट्रिप्स था। अच्छा। और ये बिल्कुल अनप्लान ट्रिप था। मैं अपनी बहन के पास गई और अचानक यूके से उन्होंने प्लान किया कि वेकेशंस पे हमने टर्की जाना और मैं उनके साथ क्लब होके टर्की हम लोग चले गए। जब हम वहाँ पे गए, बेहतरीन बात जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, जब हम टॉपकापी पैलेस, अगर आपको मालूम हो ना, ये एक ऐसा खूबसूरत महल है जिसका एक म्यूज़ियम भी है। और आपको मालूम है वहाँ पे उन्होंने सैयदतुल फातिमातुज़ ज़हरा अलैहिस्सलाम जो उनके भी जो हैं उनका खरका, उनका पोशाक, जुल्फ़िकार का पैटर्न, फिर तमाम जंगजू जितने खाना काबा की पुरानी चाबियाँ, क्योंकि आपको पता है वो खिलाफत उस्मानिया के पास, उसमें बेस्ट पार्ट ये हुआ कि घूमते फिरते हुए ना अचानक एक तुर्क फौजी खड़ा था और वो मेरी एक्साइटमेंट देख रहा था। अच्छा। मैं उतनी एक्साइटेड थी जितनी अभी मैं एक्साइटेड हूँ, क्योंकि बहैसियत मुसलमान हमारे लिए ये जो चीज़ें हैं ये बहुत खूबसूरत है। बेशक। तो उसने मुझे देख के पूछा कि आप कौन से मुल्क से हैं। जब उसने मेरी अकीदत देखी और मेरा वालेहानापन देखा, जज्बात देखे, आप कौन से मुल्क से हैं, तो मैंने उसे बताया पाकिस्तान। तो उसने आगे से कहा ओ ब्रदर कंट्री। तो मुझे आज तक नहीं भूला ये। बिल्कुल ऐसे ही है और हम भी नहीं भूले। इस वक्त विजुअल्स देखकर लोग ये समझ तो गए हैं कि अर्तुगरुल गाजी से कोई हमारे मेहमान हैं और हम आपके साथ वो शेयर भी करेंगे कि अर्तुगरुल गाजी से कौन से मेहमान हैं जो हमारे साथ हैं। आपके पसंदीदा वो अदाकार हैं, सब ने बहुत पसंद किया। और जब फराह उनका डेथ सीन था, मैं तो बहुत ही अफसरदा हो गया, मैं बस रोने ही वाला था जब उनका डेथ सीन आया था। हाँ बिल्कुल, बहुत अटैचमेंट थी। आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा था वैसे इस पूरी सीरीज़ में? पूरी सीरीज़ में हर किरदार इतना अच्छा था कि हर किरदार बहुत पसंद आया। जो एक अटैचमेंट थी उनकी अपने कबीले के साथ, मुझे वो इतनी अच्छी लगी। अब मैं ये कहूँ कि मुझे फ़लाँ शख्स अच्छा लगा, फ़लाँ अच्छा लगा, मुझे तो जो हमने मेहमान बुलाए हैं वो सबसे अच्छे लगे। और इसीलिए ये ना बड़ी ज़्यादती होगी, हमें वाकई हर कैरेक्टर बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन अर्तुगरुल गाजी का किरदार जो निभाया है वो हम सबको बहुत हिट किया। उसकी वजह जो है ना बहुत एक वही जो मैंने कहा, इस्लामिक हीरो का जो एक हमारा कॉन्सेप्ट है ना, वो जो हमारा एक प्राइड हिस्ट्री है कि हमारे मुसलमान जो है वो कैसे मतलब काफिर हो तो तलवार पे करता है भरोसा, मोमिन हो तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। सो कम तादाद, मुश्किल हालात, बहुत सारी साजिशें, बहुत सारे मुनाफिकीन बीच में, बहुत सारे गद्दार बीच में, लेकिन जो एक जर्नी सिलसिला जारी रहा और फिर खिलाफत उस्मानिया और फिर किस तरह से एक इतनी बड़ी सल्तनत और एम्पायर की बुनियाद रखी। बिल्कुल, बर वक्त फैसले आपने उसूलों की बुनियाद पर करने हैं। आपने ये नहीं देखना कि आपकी तादाद कम है। हमें जो ग़ज़वा बदर से एक पैगाम मिला अर्तुगरुल गाजी के अंदर, वो दिखाया गया कि हम अपनी इस्लामी तालीमात को अगर नहीं भूलेंगे तो हम कम भी हैं तो कामयाब होंगे। अब अपने मेहमान की तरफ चलते हैं। फराह, आप अपने मेहमान का जो है इंट्रोडक्शन अब करवाएं। मेरे मेहमान आपको मालूम है कि आजकल पाकिस्तान के विजिट पे आए हुए हैं और पाकिस्तानियों ने जिसे कहते हैं ना कि अपनी दिले माँ रोशन, वो क्या है, दिले माँ शाद, पलकें बिछाई हैं। हमने बहुत उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया
है, उनको बड़े वार्म वेलकम दिया गया है। ये पाकिस्तानी कौम की तरफ से उस बेमिसाल मोहब्बत का इजहार है जो तुर्क अपनी भाइयों के लिए हमेशा से हमारे दिलों में है, और उसके इस ड्रामे के बाद ख़ास तौर पे उसमें और इजाफा हो गया। सो हमारे साथ हैं आज जावेद, चेतन, गुनार, और आप इनको जानते हैं दोआन के नाम से, तो दोआन हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम दोआन, कैसे हैं? हम आपको जावेद कहें या दोआन कहें, हमें समझ नहीं आ रही थी। जावेद कह के बुलाते हैं जो उनका नाम है, लोगों को तो आपको देख के ही पता लग जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ये कहिएगा, क्या यह आपका पाकिस्तान का पहला विजिट है? और अगर पहला विजिट है तो आप कितना एंजॉय कर रहे हैं? आपकी फ़ैन फॉलोइंग जो आपने यहाँ पर देखी, आप कितने एक्साइटेड हैं? Eyvallah, şükriye. Pakistan'a gelmekten dolayı çok mutluyum. Pakistan'da daha önce insanlardan çok mesaj aldım. Onların sevgisini gördüm, duydum. Davetlerini kabul ettim. Mr. Abbasi davet etti beni. Onun misafiri olarak buraya geldim. Beni burada ağırladığı için ona da teşekkür ederim. Pakistan halkına da sevgisinden dolayı teşekkür ederim. बहुत शुक्रिया, थैंक यू। पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, चश्मे माँ रोशन दिले माशाद, कि हमें आपको यहाँ पे पाकिस्तान में वेलकम करना पूरी पाकिस्तानी कौम को बहुत अच्छा लग रहा है। 92 न्यूज़ के बिहाफ पे अपनी पूरी टीम और ख़ास तौर पे पाकिस्तानी कौम की तरफ से हम आपको वेलकम कहते हुए, आपकी बात सुन के ना मुझे लग रहा है कि ज़बान यार मन तुर्की व माँ तुर्की नमी दानम, कुछ ऐसे करके ना, ये मैं गलत मुहावरा पढ़ रही हूँ, गलत पढ़ रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये फ़ारसी का कोई है, पर्शियन। इसका मतलब है कि मेरे जो मेहमान हैं उनको तो तुर्की की उनकी ज़बान है और मुझे तुर्की नहीं आती। अच्छा, एक आपसे हम जानना चाहेंगे कि इस किरदार मुश्किल था, हिस्टोरिक था, इसमें बहुत सारे आप अच्छे फाइटर हमें दिखाई दिए, तलवारबाजी, क्या चैलेंजेस थे इसमें, कितनी प्रैक्टिस की, क्या कुछ सीखा, कितनी मुश्किलात आई? Bu karakter için 6 ay çalıştım. 6 ay öncesinde, çekimlere başlamadan önce 6 ay boyunca hem kılıç hem at eğitimi aldık. Hem de arkadaş olduk. Dolayısıyla o ekibin içinde bu role hazırlanmak çok kolay oldu. 3 sene ben oynadım. Yaklaşık 80-90 bölüm falan oynadım, tam hatırlamıyorum. Bizim oraya göre burada sanırım daha çok bölüyorlar, diziyi yayınlıyorlar. Dolayısıyla o aranın içinde aile gibi yetiştik ve güzel sıcak bir iş çıkardık. Biz sevgiyle yaptık. ये ठीक है। जावेद, आपसे हम ये भी पूछना चाहेंगे कि दोआन का किरदार तो इन्होंने फरा खूब निभाया है, हम सब ने जो है पसंद किया, लेकिन एक ख्वाहिश भी होती है ना कि कोई और कैरेक्टर हो जो आप निभाना चाह रहे हो, अब देख कर के यार ये किरदार अगर मैं निभाता तो शायद ये भी बहुत अच्छा निभाता। वो ऐसा कौन सा किरदार है जो आप अपने किरदार के अलावा, दोआन के अलावा निभाना चाहते? Ben kendi rolümden memnunum. Bilmiyorum, başka bir şey oynamama gerek yok. Çünkü herkes kendi karakterini çok iyi oynadı. Ben de kendi karakterimin üstüme düşen görevi yaptığımı düşünüyorum. Herkes en iyisini yaptı. Daha iyisi olmazdı. Zaten olsaydı devam eden projede de onu anlardık. ठीक है फरा, इससे पहले कि आप उनसे वो सवाल करें जो आप पूछना चाह रही हैं, मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। जो खातिन फैंस जो हैं, जो कल से हमें पूछ रही थी, हमने जब थोड़ा सा हिंट दिया था, वो ये था कि क्या आप जावेद शादीशुदा हैं या नहीं हैं? ये ख़वातीन से फैंस पूछ रही थी? जी, खातिन फैंस, लड़कियाँ क्या? Çetin olarak soruyorlar. Evet. Ben evli değilim. İkinci evliliğimi de bitirdim. Bir tane çocuğum var ama şu an evli değilim. अच्छा, एक चीज़ और मैं तो आपको दुआ नहीं कहूँगी, इसलिए कि वी लव दैट कैरेक्टर, वी लव द वे यू हैव परफॉर्म्ड इट। तो एक चीज़ इसमें विलन्स और नेगेटिव कैरेक्टर्स जो है ना बहुत अहम रहे, और जो मुसलमानों को हमेशा से एक रेशा दवानियों का, साजिशों का, गद्दारियों का सामना करना पड़ा, बहुत खूबसूरत पोर्ट्रे किया इस सीज़न में। तो 3 कैरेक्टर्स थे जो हम सबको, पहले कुर्दोगलू, फिर नोयान और फिर उसके बाद सैदतीन कुपैक। तो आपके ख्याल में इन तीनों नेगेटिव कैरेक्टर्स में से हु वाज द बेस्ट परफॉर्मर आपके ख्याल में, जैसे सबसे अच्छा नेगेटिव या आपका फेवरेट नेगेटिव या विलन इस सीज़न का? 3 oyuncu da çok iyi oyuncular. Üçünü de çok seviyorum ama Noyan'ı oynayan Barış bence en iyisiydi. Aslında en iyisiydi demeyeyim de yani benim en çok sevdiğim oydu. Çünkü ondan beklenmedik bir şey çıkardı. Bence bizim dizinin en iyi sezonu da 2. sezondur onun sayesinde. अच्छा जावेद, हम ये तो समझ सकते हैं कि ये बहुत ही मुश्किल था, ये किरदार जो आप सब ने निभाए हैं, इसके लिए बड़ी मेहनत की, जिस तरह आपने शुरू में जिक्र भी किया, लेकिन कितना चैलेंजिंग तो ये था ही। आपने बताया
एक वो मरहला जो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया, जिसमें सबसे ज़्यादा मुश्किल पेश आई कि हम किरदार निभा रहे हैं लेकिन यार ये तो बहुत मुश्किल था, वो ऐसा कौन सा लम्हा था? Hiçbir şeyde zorlanmadık. Her şeyde profesyonel yaklaştık. Bütün tedbirlerimiz vardı. Sette her zaman ambulansımız vardı. Herkes iyi ata biniyordu. Herkes iyi kılıç kullanıyordu. Ben hiç yaralanmadım. Diğer arkadaşlar yaralandılar. Kazalar oldu. Ama ben hiç yaralanmadım. Dolayısıyla hiç zorlanacak bir şey yoktu. Biz rahat çalıştık. Keyifli çalıştık. Evet, hava soğuktu ve eski insanların şartlarına göre o soğuk havada yaşamak ona alışık değil bünyemiz. Ya da işte çok sıcak olduğunda o kat kat kıyafet zor oldu. Ama onun dışında her şey güzeldi. Biz eğlendik. अच्छा, एक चीज़ जो मैं पूछना चाहती हूँ, वैसे तो चारों मेन कैरेक्टर्स आप जो थे, आप चारों का आपस में जो प्यार था ना वो भी बेमिसाली था। एक दूसरे के पीछे जान दे देना, वालिहाना कूद पड़ना, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना, लुक आफ्टर करना, भाईचारा जो दिखाया है, दोस्ती जो दिखाई है, याराना। बामसी के साथ खास तौर पे आपका बड़ा एक क्रेजी लव सीन था, तो क्या आम जिंदगी में भी बामसी इतने क्रेजी हैं और आप लोगों का मतलब इतना ही वार्म रिलेशनशिप था? Evet, Bamsi oynayan Nurettin'le aramızda farklı bir bağ var. O da biraz deli, ben de biraz deliyim. İkimiz o yüzden güzel. Gerçek hayatta da. Evet. O yüzden aramızda öyle bir bağ var. Hala öyle bir bağımız var. Zaten biz onunla buddy'ydik ve hani özel hayatımızda buddy olduğumuz için aslında öyle yazıldı. Normalde biz beraber çok yakın olduğumuz için tekste de öyle yazdılar. ठीक है नौहान, आप वो वाले कैरेक्टर थे इसमें जो चार दोस्तों का जिक्र हुआ, अर्तुगरुल का हो, तुर्गुत का हो, बामसी का और आपका, जो जिनकी डेथ दिखाई गई उसमें, जो सबसे पहले इनको छोड़कर चले गए। बहुत ही इमोशनल सीन था। मैंने पहले जिक्र भी किया, मैं तो खुद बहुत इमोशनल हो गया था। तो वो जो सेट पर एक आखिरी शूटिंग होती है, वो आपके लिए जो था इतनी देर उनके साथ काम करने के बाद कितना मुश्किल मरहला था, कितना इमोशनल था? हमारे लिए इतना मुश्किल था। और फिर ये कि क्यों मतलब जाना पड़ा जल्दी, कोई और वजह भी थी कि स्टोरी की रिक्वायरमेंट? Açıkçası ben uzun işlerden çok hoşlanmıyorum. 3 sene benim için yeterliydi. Sene sonunda ayrılmayı düşünüyordum. Ama ayağımdan sakatlandım. Ameliyat olmam gerekiyordu. Aslında biraz da mecburi bir ayrılık oldu. Hem de hikayenin de öyle bir yeni bir kana ihtiyacı vardı. O yüzden doğru zamanda doğru yerde ayrıldığımı düşünüyorum. Tabii ki okul arkadaşı gibi 3 sene beraber çalıştığım insanlardan ayrılmak biraz üzücü oldu. Ama onun dışında bir şekilde aslında olduğumu hissettim ve kendimi daha iyi hissettim aslında. अच्छा, मैं एक और चीज़ भी जानना चाहूँगी ना कि फीमेल कैरेक्टर्स भी बड़े स्ट्रॉन्ग आए। जो एक मुसलमानों के ऊपर एलिगेशन लगाया जाता है कि औरतों को दबाया जाता है, खुल के औरतें सामने आईं, तलवारें भी उन्होंने उठाई, लड़ाई भी की, मजबूत औरत का जो एक लीड भी किया और ख़ासतौर पे जो माँ का किरदार जिन्होंने निभाया था, हाँ वो एक बड़ा कमाल कैरेक्टर। लेकिन आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा रहा? हलीमा सुल्तान हो गई या फिर साचिन हातून, तो विच वन वाज योर फेवरेट फीमेल कैरेक्टर इन द होल सीजन? Selcan Hatun en beğendiğim karakter, yani en oyunculuğunu sevdiğim karakter. Yani o oyuncuyu seviyorum ve oyuncunun yaptığı her şeyi seviyorum ama evet, kötü karakter belki zaman zaman. सेल्सन का नाम ही सामने आया फरा, और बेशक हमें भी यही लगता था, मुझे तो यही लगता है कि सेल्सन और हेमे खातून क्या स्ट्रॉन्ग मतलब किरदार इन्होंने निभाए हैं। और देखें, वो जैसे उन्होंने जिक्र किया है अभी दोआन ने कि नेगेटिव कैरेक्टर था शुरू में, लेकिन लोग फिर भी इतना ज़्यादा पसंद कर रहे थे। दोस्ती की आपने बात की, दोस्ती पे सवाल करते हैं कि अगर रील की बात की जाए, ड्रामे की बात की जाए, तो बामसी से बहुत अच्छी दोस्ती थी। लेकिन असल में इन्हीं चारों में आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन सा है? एक आप हैं, बाकी तीन है, सबसे अच्छा दोस्त कौन है इन तीनों में से? Biz dördümüz de çok yakınız. Aynı zamanda bir de Simon'u oynayan Lebip var. Vaftizi Yahya diye mi çevirdiler burada, Simon diye mi çevirdiler bilmiyorum. İşte biz beşimiz aslında yakın arkadaşlarız. बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक सवाल और कर लें, एक और पाकिस्तानी फैंस के लिए कोई मैसेज तो इनसे ले लें। मैसेज हम लेंगे, हाँ। Benim mesajım ne? Buraya geldiğim için çok mutluyum. Sizleri tanıdığım için çok mutluyum. Bizi izlediğiniz, bizi sevdiğiniz, bize değer verdiğiniz için çok mutluyum. Bu sevgi, bu değer karşılıklı.
Umarım yine başka projelerde bir araya geliriz. Umarım ben buraya sizi görmeye gelirim. Sizinle bir arada olmaya gelirim. İnşallah siz de bizim yaptığımız işleri sever, yine beğenirsiniz. Böyle devam eder. Dil Pakistan, Can Pakistan, Pakistan Zindabad, Türkiye Zindabad. थैंक यू सो मच दिल दिल तुर्की पाकिस्तान दोस्ती जिंदाबाद। बिल्कुल बेशक सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। पाकिस्तान के ऊपर तो बात लाजमी करनी है और जो पाकिस्तान के मसाइल हैं उन पर भी हमने बात करनी है। फरा पहले उसी मामले की बात कर लेते हैं जो आए रोज़ वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं, आए रोज़ वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं। एक मैंने देखा कि शिकायत हो रही है शायद मीडिया ज़्यादा रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन मीडिया वो रिपोर्ट कर रहा है जो वाक़ये रिपोर्ट हो रहे हैं। मीडिया तो वो रिपोर्ट ही नहीं कर पा रहा जो लोग आके रिपोर्ट नहीं कर रहे। फरा हम किसकी बात कर रहे हैं? हम यकीनी तौर पर उस अफसोसनाक सानिहर वाक़या और उससे जुड़े हुए तमाम ऐसे वाक़यात की बात कर रहे हैं जो रिपोर्ट हो रहे हैं। मोटरवे ज़्यादती केस पहले इसकी बात कर लेते हैं जो पुलिस के लिए चैलेंज बन गया है। हुकूमत के तमाम दावे भी धरे के धरे रह गए हैं। केस का मरकजी मुलजिम आबिद पुलिस के हथे नहीं चढ़ा, मगर उसकी बीवी बुशरा बीबी को मांगा मंडी से हिरासत में लिया गया। वो किला सताशाह में पुलिस छापे के दौरान फरार हो गई थी। बिल्कुल ऐसी है। पुलिस ने कसूर में सर्च ऑपरेशन के दौरान आबिद के 5 करीबी रिश्तेदारों को भी हिरासत में लिया है। मुलजिम आबिद की बीवी बुशरा बीबी ने इब्तदाई तफ्तीश में ये बताया है कि वाक़े के बाद आबिद घर आया था और वो काफ़ी परेशान भी दिखाई दे रहा था। आबिद की शनाख्त हुई तो उसके बाद वो फरार हुआ अपने घर से। वो नहीं जानती अब कि वो कहाँ है। इस हवाले से हमने बातचीत करनी है और वज़ीर इत्तला फ़याज़ुल हसन चौहान साहब से हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम फ़याज़ुल हसन चौहान साहब, पंजाब में अब तक 5 आईजी तब्दील हो चुके हैं, 6ठे आईजी हैं जो कि इस वक्त यहाँ पे काम कर रहे हैं और अखबारी रिपोर्ट्स जो बता रही हैं हमें उसके मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 10 से ज़्यादा, बल्कि अब तो हम कह रहे थे शायद 11 आज एक और वाक़या रिपोर्ट हुआ, खुदकुशी कर ली उस लड़की ने। 10 से ज़्यादा ज़्यादती के केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं। ये बढ़ते हुए क्राइम्स, डकैतियाँ भी हो रही हैं। आपके ख्याल में लोग इससे खौफ में मुब्तला हो रहे हैं? हुकूमत क्या कर रही है? क्या लाएअमल है? क्या सूरत हाल में काबू रखने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जो सवाल पूछा आप इस अंदाज से भी पूछ सकते थे कि आज जो है एक दिन पहले हमने फातिमा एक बच्ची थी जिसको हरासा किया जा रहा था और पिछले 1.5 साल से उसके हवाले से कोई रिजल्ट नहीं था, लेकिन 10 घंटों के मार्जिन पे CCPO लाहौर शेख उमर साहब ने और उनके ASP डॉक्टर रज़ा तनवीर ने सरदार उस्मान बुज़दार साहब की हदायत पे मैंने जो इनके ज़िम्मे टास्क लगाया था वो 24 घंटे का था, जो 10 घंटों में उन्होंने उस बदकमाश और बदमाश लड़के को, जिसके हवाले से सारे सोशल मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे ऑडियो वीडियोस वायरल थी, उनको गिरफ़्तार किया। ये एक पॉजिटिव चीज़ है। एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि मोटरवे ज़्यादती केस 72 घंटों के अंदर सारे मुल्ज़िमान और पूरे का पूरा केस जो है वो 100% सॉर्ट आउट कर दिया उसकी तफ्तीश, और 2 मरकज़ी मुल्ज़िमों में से एक मरकज़ी मुल्ज़िम गिरफ़्तार कर लिया। हालांकि यही आपका मरकज़ी मुल्ज़िम आबिद मल्ली था कि जो जून 2013 के अंदर शहबाज शरीफ साहब के दौर में रेप की इंतहाई दर्दनाक कार्रवाई करता है और 6 महीने बाद बाइज़्ज़त बरी हो जाता है। और फिर यही शहबाज शरीफ साहब के दौर हुकूमत के अंदर यही पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी थी कि जो जून 2013 में इसकी DNA टेस्ट की रिपोर्ट भेजती है और 10 महीने बाद, इसके बरी होने के 3 महीने बाद आपके मार्च 2014 में रिजल्ट दे रही होती थी इसके DNA टेस्ट की। उसी फोरेंसिक एजेंसी ने 3 दिनों के अंदर ईच एंड एवरीथिंग सॉर्ट आउट कर दी। तो मैं ये समझता हूँ कि चीज़ें पॉजिटिव सेंस पे जा रही हैं और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब और वज़ीर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब, उन्होंने पंजाब पुलिस के जो नए IG हैं इनाम गनी साहब, उन्हें बिल्कुल क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि पंजाब के अंदर कोई कब्जा माफिया, कोई मंशियात फरोश, कोई नाजायज़ फरोश। फ़याज़ुल हसन चौहान साहब ये कहिए कि ठीक है आप कह रहे हैं पॉजिटिव जानिब जा रही हैं, लेकिन इस वाक़े की बात करें तो 1 घंटा 40 मिनट देर से पुलिस पहुंची है। क्या पुलिस के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी? क्या जिम्मेदारों का तयन किया जा रहा है? इसमें एक चीज़ की तस्दीक कर लें कि जब पुलिस को 15 को जब इतला की गई तो उससे 15 से 20 मिनट के अंदर जो है वो पुलिस वहाँ पे पहुँच गई थी। उससे पहले उन्होंने 130 पे कॉल की थी। 130 जो है वो मोटरवे की हेल्प लाइन है, पुलिस की लाइन नहीं है। लेकिन इस वाक़े के बाद वज़ीर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने ये तय किया हाई लेवल की मीटिंग करके
कि 130, 1124 और 15 ये जितनी हेल्पलाइन है पुलिस की, मोटरवे की, पंजाब हाईवे की, इन सारों को इंटरलिंक कर दिया जाए। जिस पे भी कॉल जाए वो तमाम अदारों को जो है उसकी रिपोर्ट मिल जाए। बिल्कुल सही फयाजुल हसन चौहान साहब, पहली बात तो हम वाकई आपकी तारीफ करेंगे जो पंजाब हुकूमत ने एक कदम उठाया और उसमें एक जो विक्टिम है उसको रिलीफ मिला। हमारी दुआ और कोशिश ये सवाल करने का मकसद है कि तमाम विक्टिम्स को जो है वो रिलीफ मिल सके। आपके सामने होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो एक फैसला दिया, वालिद जो है हमजा ज्यादती के केस में मुलविस पाए गए, बेटियों के साथ ज्यादती साबित होगी, वालदा ने मुकदमा वापस ले लिया, जमानत की दरखास्त दायर कर दी, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा कि उसको मुस्तरद कर दिया कि नहीं, ये क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, इसमें जमानत नहीं हो सकती। सो आपने जैसे खुद कहा कि इसमें कन्विक्शन की तो रेट बहुत कम है, 5% से भी कम है। लोग जो डर जाते हैं, वो नहीं इसमें परसू करते, पैरवी नहीं करते। तो क्या हुकूमत को ऐसे मुकदमात की पैरवी नहीं करनी चाहिए? क्या इस बारे में भी कोई इकदाम लिए जा रहे हैं या संजीदगी से गौर किया जा रहा है? ये आपने बिल्कुल ठीक कहा है। ये बदकिस्मती है हमारे माशरे की। हमारा अदालती सिस्टम, हमारा पुलिस का जो प्रोसिक्यूटिंग सिस्टम, इन्वेस्टिगेटिव सिस्टम और जो पॉलिटिकल सिस्टम, इन सारों की खामियां हैं। अब आप देखें ना, आबद मल्ली पहले केस के अंदर 6 महीने के अंदर बाइज्जत बरी हुआ, 6 महीने के अंदर। इसमें अदालतों का भी फॉल्ट है, इसमें पुलिस की प्रोसिक्यूशन का भी फॉल्ट है। इसी तरीके से इन केसेस के अंदर आप देखते हैं कि अक्सर लोग जो है, अब आप देखें यही वाला जो फातिमा को जना, बच्ची को जना, वो थ्रेट कर रहा था जी, इसने अपनी ज़मानत बेल बिफोर अरेस्ट करवाई हुई थी और 8 वकील लेके और 8 मस्टंडे लेके जना वो आ जाता था पिंडी से लाहौर पेशियाँ भुगतने के लिए। कोई उसको पूछने वाला नहीं था और वैसे ही धमकियाँ और वैसे ही इसने डरावा धमकावा ये अपने उनके वालिद साहब को भी, शेख आमिर साहब को और बच्ची के ख़ानदान को जना उसने लगाया हुआ था। तो ये हमारी फॉल्ट्स हैं। हमारे अदालतों के निज़ाम, प्रोसिक्यूशन के निज़ाम, कानून और इंसाफ के निज़ाम, पॉलिटिकल सिस्टम को, पुलिस के सिस्टम को, सारों के अंदर तब्दीलियां लाने की ज़रूरत है और इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं। कनेक्शन और पुलिस की दोस्तियां और पुलिस के ताल्लुक के जो आप कह रहे हैं, ये सब चीज़ें बहुत जल्द नज़र भी आए, रिफ्लेक्ट भी करें। अभी दिखाई नहीं दे रही है। 9 दिन हो गए हैं जिस केस का हम फॉलो अप आपसे ले रहे हैं, 9 दिन गुजर चुके हैं, मुजरिम आइडेंटिफाई हो चुका है लेकिन पकड़ा नहीं जा रहा। तो अब आप इस पे क्या कहेंगे कि इस पे क्या इकदाम किए जा रहे हैं और इसका जिम्मेदार किसको करार देंगे? मुजरिम जो है वो बच के नहीं जाएगा, उसके इर्द गिर्द घेरा तंग किया हुआ है। वो जितना मर्जी चूहे बिल्ली का खेल खेलने की कोशिश करता रहे। उसकी दोनों बीवियां, उसके वालिद, उसके भाई, उसकी फैमिली के अक्सर लोग गिरफ्तार किए हुए हैं। उसका गैंग पूरे का पूरा गिरफ्तार हो गया है। शफकत, वकारुल हसन, बाला मिस्त्री, अब्बास, ये सारे लोग जो है ना वो गिरफ्तार हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान की आवाम जल्द गिरफ्तारी जो है उसकी भी, आबिद की भी अमल में लाई जाएगी। फैजुल हसन चौहान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। एक और अहम मसले की तरफ चलेंगे जहां पर हमें पता मालूम हुआ कि स्कूल खुले और उसके बाद स्कूलों में बहुत सारे ऐसे मामलात की इत्तला मिली जो कि अच्छे नहीं थे, लेकिन इस हवाले से बातचीत करने से पहले हमें एक ब्रेक के लिए रुकना है। वेलकम बैक और खुश आमदीद सुबह सवेरे पाकिस्तान में। हमजा, आज एक बड़ी अच्छी बात ये भी थी कि जब मैं सुबह निकली ना घर से, तो अब एक ज़माने के बाद मैंने देखा कि स्कूल वैन और उसमें 2 बहुत प्यारी प्यारी सी बच्चियां जिन्होंने मास्क लगाए हुए थे माशाल्लाह, और वो जा रही थी अपने स्कूल। तो उससे ना एक ज़िंदगी का, जब भी कोई बच्चा पैदा होता है ना तो कहते हैं ये इस चीज़ का पैगाम है कि खुदा अभी दुनिया से, इंसान से मायूस नहीं हुआ। तो ये बच्चे जो है ना, ये हमारी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत एलिमेंट होते हैं। लेकिन अभी जो अफसोसनाक इत्तलात आ रही हैं, कुछ उनके हवाले से हम बात ना ऐड करते हैं यहाँ पे, ताकि हमें मालूम हो सके कि अगला जो मरहला है वहाँ पर स्कूल खुलने के बारे में क्या नज़रसानी की जा रही है, कि उम्मीद है फैसलों पे या नहीं। हुआ ये है कि जिस चीज़ का खदशा था वही हुआ है। कोरोना वबा की वजह से तमाम तालीमी इदारे जो कि बंद रहे हैं, 7 माह बाद खोल तो दिए गए, लेकिन SOPs पर अमल दरामद ना हुआ और शायद किसी ने कराया भी नहीं। बिल्कुल यही नतीजा है कि आप देखें तो सिंध में कॉलेजेस के 16 असातिज़ा
कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए। सिर्फ 2 कॉलेजेस की बात है, जिसके बाद सईद गनी साहब ने कहा था कि कॉलेजेस को बंद कर दिया और गया। एक बहुत बड़ी निजी यूनिवर्सिटी भी शायद बंद कर दी गई है ना, वहाँ पे भी बहुत सारे केसेस रिपोर्ट हुए। अब आप देखें ना, कोरोना SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा था, सबसे ज़्यादा केसेस निकले हैं खैबर पख्तूनख्वा में। वो 16 ऐसे इदारे हैं जिनको बंद कर दिया गया है, लेकिन फराज सबसे ज़्यादा खैबर पख्तूनख्वा में निकलने का मतलब यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में चेक रखा गया। पंजाब में कोई स्कूल नहीं निकला जिसको बंद किया गया। बिल्कुल। अब हम इस पे भी बात करेंगे कि चेक रखा गया तो इसलिए केसेस निकले, या फिर केसेस ही इतने ज्यादा हैं या फॉलो नहीं किए गए प्रोसीजर्स, जिसकी वजह से ये जो है मामला ऐसे हुआ है। गफलत है, कोताही है, लापरवाही है या फिर इफेक्टिव एफिशिएंट रिपोर्टिंग है। कामरान बंगश साहब हमारे साथ हैं, मुशीर इत्तलात हैं KPK के। अस्सलाम कामरान बंगश साहब, मुझे बताइएगा ये स्कूल जो कि जिनके बारे में रिपोर्ट किया गया है, ये NCOC की मंजूरी से सील हो गए हैं, अब कि ये दुरुस्त है? और क्या SOPs पर अमल दरामद ना होना वजह थी? जैसे हमजा अभी कह रहे थे कि आपने टेस्टिंग की है और उससे फौरी तौर पे पता चल गया कि केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। जी बिल्कुल, SOPs पर भी अमल दरामद नहीं हुआ। कुछ स्कूल से कुछ केसेस भी रिपोर्ट हुए, तो उस वजह से NCOC ने जो स्मार्ट लॉकडाउन की हमारी स्ट्रेटजी जो बड़ी सक्सेसफुल रही, उसी स्ट्रेटजी के ऊपर स्कूल्स की भी जो क्लोजर है उनका नोटिफिकेशन हुआ। और ये टारगेटेड जो क्लोजर है और टारगेटेड ओपनिंग है, हमारा ऑलरेडी जो स्कूल्स की ओपनिंग का तरीक़ाकार था वो भी यही था कि हम जो है इसको स्टैगर्ड करेंगे, मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट्स में करेंगे, और इस तरह जो स्टूडेंट्स की तादाद को कम करके हम वीकली भी सोच रहे थे। तो ये सारे ऑप्शन ज़ेर गौर थे। आज जो NCOC ने फैसला किया वो उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि हम एक तो जहाँ पे SOPs नहीं फॉलो होंगे ये एक्शन आएगा, और अगर जहाँ पे केसेस पॉजिटिव आते हैं तो उनके बारे में भी यही फैसला होगा। और उनको भी ये भी बताइएगा कि कहा गया था कि सैम्पलिंग की जाएगी, खासतौर पर असातिज़ा के टेस्ट किए जाएंगे। कितने असातिज़ा के टेस्ट किए गए हैं, रिजल्ट्स क्या हैं, वो ज़रा शेयर कर दीजिएगा। देखें, एक तो हमारे जो स्कूल्स की तादाद है वो बहुत ज़्यादा है। आपको इस बात का इल्म होगा कि इतने ज़्यादा टेस्ट कंडक्ट करना ये किसी भी गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं है। इवन जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पे भी सब लोगों के टेस्ट नहीं हो सकते, ना सब स्टूडेंट्स के, ना सब टीचर्स के। लेकिन जो रैंडम सैम्पलिंग होती है उससे आपको एक ओवरऑल पिक्चर समझ आ जाती है। तो हमारी रैंडम सैम्पलिंग का एक साइंटिफिक तरीक़ाकार है जिसके तहत असातिज़ा की टेस्ट्स होते हैं, और फिर उसी हिसाब से जो है प्रोजेक्शंस होती है, और हम जो है उसी बात है। कामरान बंगश साहब, एक चीज़ जो मैं बहुत ज़रूरी जानना चाह रही हूँ वो ये है कि पहले भी ट्रैकिंग, इफेक्टिव ट्रैकिंग जो है वो बड़ी कामयाब रही थी। यानी आपने एक पेशेंट आइडेंटिफाई किया है तो आपने ट्रैक उसकी हिस्ट्री, ट्रैवल हिस्ट्री, उसकी फैमिली। तो अब ये बच्चे अगर आइडेंटिफाई हुए हैं कि वो या फिर असातिज़ा, तो उन इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन भी किया जाएगा, उन फैमिलीज़ को भी फिर जो है उसी तरह से करंतना में रखा जाएगा। क्या उसके बारे में मेजर्स जो है वो गवर्नमेंट ले रही है ताकि इस पर काबू पाया जा सके? देखें, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ही माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन की स्ट्रेटजी सबसे पहले अपनाई और वो बड़ी सक्सेसफुल रही। हमें जो हॉट स्पॉट्स हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन NCOC से होती है कि ये पोटेंशियल हॉट स्पॉट्स एरियाज़ हैं जिस पे केसेस रिपोर्ट होते हैं। तो हमारे पास जो एरियाज़ रिपोर्ट हो रहे हैं वहाँ पे माइक्रो लॉकडाउन और स्मार्ट लॉकडाउन जारी है। अभी पिछले हफ्ते आपने देखा तकरीबन 16 इलाकों में जो है वहाँ पे भी माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन हुआ। तो ये सिलसिला जारी है। ये हमें जो पोटेंशियल हॉटस्पॉट्स हैं ये NCOC की तरफ से और फेडरल गवर्नमेंट का जो बहुत शुक्रिया आपका। खैबर पख्तूनख्वा की जो सूरत हाल है उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि रिव्यू किया जा सकता है, लेकिन अभी तक के मुताबिक जो अगला मरहला है वो हम बहुत तेजी से अगले सूबे की तरफ चलेंगे, इसलिए कि वहाँ पर हमें मालूम, हम पूरे पाकिस्तान का आपके सामने एक सूरत हाल पेश करना चाह रहे हैं। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम सईद गनी साहब, ये बताइएगा सिंध में क्या सूरत हाल है सर? SOPs पे अमल दरामद की और उसके बारे में जो आपने रैंडम टेस्टिंग करनी थी वो सारा सिलसिला बखूबी जारी है? वहाँ पे केसेस रिपोर्ट तो नहीं हो रहे? देखिए, SOPs पे अमल दरामद 100% तो बिल्कुल नहीं है, मैं ये दावा बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ। कई स्कूल्स हैं जो बहुत प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं, कई स्कूल्स में आप कहें कि दरमियाने दर्जे की सूरत हाल है, कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जहाँ पर वायलेशन भी हो रही है। और इसीलिए कल हमने 4 स्कूल को सील किया था जी। और जो टेस्टिंग की बात है, टेस्ट बिल्कुल हो रहे हैं और हमने 12 सितंबर से टेस्ट शुरू किए हैं। और कल शाम जो मैंने रिपोर्ट ली तो तकरीबन कोई 13,500 के करीब टेस्ट हम कर चुके हैं। जो ये तालीमी इदारों से वाबस्ता लोग हैं उनके, और जो रिपोर्ट्स हमारे पास आ चुकी थी वो तकरीबन कोई 2,500 से ज़ायद की थी।
जिसमें 88 लोग जो हैं वो पॉजिटिव हैं, जिसमें टीचर्स भी हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ भी है और कुछ इदारों के स्टूडेंट्स भी हैं। ठीक है सईद गनी साहब, अगला मरहला आना है, क्या उसको सिंध हुकूमत रिव्यू कर रही है? मुर्तज़ा वहाब साहब हमेशा इसका जिक्र भी करते रहे, उन्होंने ट्वीट भी किया था। क्या आप इस फैसले को रिव्यू कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं कि अगला मरहला अभी शुरू ना किया जाए, 6ठी से 8वीं तक के बच्चे अभी ना बुलाए जाएं? देखें, अभी तक जो पॉजिटिविटी रेट आ रहा है हमारे पास वो 2.5% है। और जिस तरह मैंने आपको बताया ना, तो 13,000 से शायद हम टेस्ट कर चुके हैं, रिपोर्ट्स अभी पेंडिंग हैं, कोई 10,000 की रिपोर्ट्स अभी आनी है हमारे पास। अगर यही 2.5% का हम रखते हैं तब भी 250 या 300 के करीब पॉसिबिलिटीज हैं कि लोग पॉजिटिव निकलेंगे और ये नंबर छोटा नहीं है। अच्छा, ये इसलिए ज्यादा संजीदा मसला होता है कि ये किसी एक जगह से, किसी एक इलाके से नहीं होते हैं, मुख्तलिफ स्कूल हैं, मुख्तलिफ कॉलेजेस हैं, और उसके बाद जिन लोगों के टेस्ट की पॉजिटिव आते हैं वो मुख्तलिफ इलाकों में रहते हैं जी। तो इम्कान रहता है कि अगर वो कहीं से वायरस लेकर आएगा या स्कूल से लेकर जाएगा तो वो जो इन्फेक्शन है वो मजीद ज्यादा इलाके में फैल सकता है। तो बिल्कुल हम इस इशू को देख रहे हैं। अगर नंबर ऑफ केसेस बढ़ते हैं तो यकीनन जो दूसरा मरहला है या तीसरा मरहला है उसमें मजीद ताखीर बढ़ सकती है। अच्छा सईद गनी साहब, ये भी फरमाइएगा कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ अखबारी इतलात के मुताबिक वो जो 20% दिया गया था डिस्काउंट पेंडेमिक के दिनों में, वो नहीं दे रही हैं सिंध में। आप इसके बारे में कोई कुछ इकदाम कर रहे हैं? जी, मैं एक तो वाज़ेह कर दूं कि क्योंकि मेरे पास जो डिपार्टमेंट है उसमें मेरे पास कॉलेज और यूनिवर्सिटीज नहीं है, मेरे पास नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर किसी को शिकायत है और कोई इदारा ऐसा कर रहा है तो हमारे पास तो कानून मौजूद है। बेसिकली जो हमने कोविड से रिलेटेड एक कानून बनाया है उसमें ये प्रोविजन है कि तमाम तालीमी इदारों को 20% की रियायत देनी है। तो उन एनी केस उनको देनी है, अगर कोई नहीं दे रहा हम उसके खिलाफ कार्रवाई करें। जी ठीक है, खिलाफ कार्रवाई की ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने कहा कि हालांकि उनकी जुरिस्डिक्शन है लेकिन इसके बावजूद वो उसको करिए। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। पर अगले मामले की तरफ चलते हैं तो साबिक वज़ीर आज़म या नवाज शरीफ के सितारे जो हैं वो मुसलसल गर्दिश में अल-अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस में उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जो जारी किए गए थे अब वो बरतानिया इरसाल कर दिए। और दफ्तर खारजा जो बरतानिया में हाई कमीशन के जरिए वारंट की तामील का हुक्म दे दिया गया है। नवाज शरीफ के वारंट असिस्टेंट रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जारी किए हैं। अदालती हुक्मनामे में नवाज शरीफ की 22 सितंबर सुबह 11 बजे अदालत में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। वारंट गिरफ्तारी नवाज शरीफ के पार्क लेन लंदन के पते पर इरसाल किए गए हैं, जिसके साथ तलबी के तमाम हुक्मनामे भी शामिल हैं। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान हमारे साथ मौजूद हैं। वहाँ पर बरतानिया में क्या मामलात हैं? शरीफ खानदान क्या कुछ अहम मुलाकातें कर रहा है, नहीं कर रहा? और क्या ये वारंट वसूल हो गए हैं उनको? हाई कमीशन क्या करेगा? बिल्कुल गुलाम हुसैन अवान साहब बहुत शुक्रिया। बताइएगा बरतानिया में क्या सूरत हाल है? वारंट यहाँ से तो इरसाल कर दिए गए हैं, वहाँ पर आपने चहल पहल देखी, और बरतानिया में जो हाई कमीशन है पाकिस्तान का, वहाँ से क्या कोई पैगाम पहुँचा है मियाँ नवाज शरीफ को? बहुत शुक्रिया आपका हमजा। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर एक बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा तरीका होता है कि जब पाकिस्तान से जब वारंट जो है वो हाई कमीशन पहुँचाए जाते हैं तो उन्होंने सिर्फ मैं कहूँगा एक पोस्टमैन का किरदार अदा करना होता है कि वो वहाँ से जो वारंट है वो लेकर किसी भी मुतलका फरीक, जैसे कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ, उनका घर एवनफील्ड है, वहाँ पर जाके जो है वो वारंट दे दें, और जो भी उनका कोई घर का फैमिली फ़र्द हो या कोई मुलाजम हो उनको वो जो है वो वारंट रिसीव कर लेगा। बस इससे बढ़कर जो है वो कुछ नहीं है। और ना ऐसी कोई बाइंडिंग है कि जो हाई कमीशन जो है वो किसी भी मुतलका पार्टी को या साबिक वज़ीर-ए-आज़म को जो है वो पाकिस्तान जो है वो लेकर जा सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चूँकि शरीफ फैमिली जो है इस बात की प्ले ले रही है कि डॉक्टर्स मियां नवाज शरीफ को फ़िट टू ट्रैवल करार नहीं दे रहे, जिसकी वजह से जो है वो एक की बजाय चाहे 10 वारंट भी इस तरह के आ जाए तो शायद उसके ऊपर अमल दरामद जो है वो फिलहाल। और आपको यकीनी तौर पर वहाँ के जो लॉज हैं उनके बारे में आपने कुछ तहकीक की कि इसमें जो मौक़िफ़ है मुस्लिम लीग नून का, जो आपने खुद कहा कि उनको उनके डॉक्टर्स इजाज़त नहीं दे रहे ट्रैवल की, और जब तक कोई इजाज़त ना दें उन्हें मुल्क वापस नहीं लाया जा सकता, इसमें आपको कितनी सच्चाई जो है मालूम होती है? एक सवाल ऐड कर लीजिएगा कि इलाज के हवाले से बात की गई थी अदालत में, क्या मियां नवाज शरीफ का इस वक्त इलाज हो रहा है? जब अदालत ने फैसला दे दिया उसके बाद कोई इलाज शुरू हुआ?
देखिए, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ जब से यहाँ पर आए हैं तकरीबन शायद मेरा ख्याल है 1 साल ही होने को है, और उनके मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर जो है वो चेकअप्स तो हमने देखे हैं, हम ख़ुद भी जाते नहीं हैं, लेकिन अगर आप कहें कि कोई उनका इस तरह इलाज हुआ हो, कोई हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हुए हो, कोई ऑपरेशन हुए हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। और यही सिर्फ ख़बरों की हद तक है कि उनका इलाज जारी है या हो रहा है। हमने जब भी देखा है वो हॉस्पिटल जाते हैं, चेकअप कराते हैं, वापस आ जाते हैं, इस तरह का तो उनका चल रहा है। लेकिन शरीफ फैमिली का ये मौक़िफ़ है कि चूँकि डॉक्टर्स जो हैं वो अभी मियां नवाज शरीफ को फिट नहीं करार दे रहे कि वो ट्रैवल कर सकते हैं, वो वापस जा सकते हैं, इसलिए वो किसी कानूनी राय लेते हैं। सॉलिसिटर ही हमारे साथ हैं बरतानिया से बैरिस्टर राशिद असलम, जो कि माहिर कानून। मैं जानना चाहूँगी बैरिस्टर राशिद असलम साहब, बरतानवी कवानीन के मुताबिक क्या हुकूमत पाकिस्तान इंटरपोल के ज़रिए नवाज शरीफ को वापस ला सकती है, जैसे कहा जा रहा है? जी, पाकिस्तान की हुकूमत बिल्कुल इंटरपोल से रब्ता करके नवाज शरीफ साहब की हवालगी के लिए उनको कह सकती है। उसमें तरीकाकार ये है कि पाकिस्तान की हुकूमत जो भी हमारी हायर कोर्ट के वारंट हैं वो इंटरपोल को भेजेगी। इंटरपोल फिर उस पर अपना अमल दरामद करते हुए उस केस को पूरे को चेक करते हुए रेड वारंट इशू कर सकती है। अब उसमें पाकिस्तान हुकूमत पे जिम्मेदारी होती है कि किस तरह एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी की हमेशा हमें बात सुनने को मिलती है कि ट्रीटी मौजूद नहीं है। क्या पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान मुजरिमों के तबादले का कोई मुआहिदा मौजूद है? मुलजिमों का नहीं, मुजरिमों के तबादले। अब तो कन्विक्टेड है। पाकिस्तान के साथ कोई भी इस किस्म का मुआहदा नहीं है हवालगी के हवाले से, एक्स्ट्राडिशन के हवाले से। यहाँ पे एक्स्ट्राडिशन का एक कानून है, एक्स्ट्राडिशन एक्ट 2003। उसमें यहाँ की हुकूमत, यूके की हुकूमत ने बहुत सारी हुकूमतों के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान उस मुआहदे का सिग्नेटरी नहीं है। हाँ, एक और ऑप्शन पाकिस्तान हुकूमत के पास बचता है कि कॉमनवेल्थ कंट्रीज के आपस में इस किस्म के ट्रीटीज हैं, जिसमें यहाँ पे यूके में एक दफा लंदन स्कीम के तहत कॉमनवेल्थ एक्स्ट्राडिशन कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जिसमें पाकिस्तान उसका सिग्नेटरी था। उसमें पाकिस्तान की हुकूमत को उस रूट के जरिए यूके की हुकूमत को रिक्वेस्ट कर सकती है कि नवाज शरीफ साहब को एक्स्ट्राडाइट किया जाए या उनके हवाले किया जाए। आगे जब वो इस किस्म की रिक्वेस्ट आती है तो यहाँ पे क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस का एक यूनिट है, उसके पास वो जाती है होम ऑफिस के जरिए। वो फिर पूरे मंदरजात या सारी चीजें देख के आगे जो अगर जिसके भी खिलाफ इस किस्म के वारंट्स हों या एक्स्ट्राडिशन की रिक्वेस्ट हो, उस पे वो रिक्वेस्ट सर्व की जाती है। सब एक और बहुत इंपॉर्टेंट एंगल जो है इस सारी उसमें वो ये है कि मुस्लिम लीग नून का ये कहना है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पे बरतानिया कभी भी हवाले नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पर ये कानून मौजूद है कि जब तक डॉक्टर्स जो हैं वो उनको उनकी सेहत को और सफ़र के लिए उनको उस फिट करार नहीं देते, उनको वापस नहीं लाया जा सकता, क्योंकि कानून है कि बरतानिया के डॉक्टर्स की इजाज़त के बगैर मरीज सफ़र नहीं कर सकता। इस बारे में हमें बताइएगा, रहनुमाई कीजिएगा कि वाकई बरतानवी कवानीन जो है वो फिर वो ये प्ली देते हैं और फिर ये रास्ते में रुकावट बन सकता है नवाज शरीफ की वतन वापसी में? देखिए, एक्स्ट्राडिशन के हवाले से अगर कोई शख्स सेहतयाब ना हो तो उस हवाले से कोर्ट्स हमेशा मेडिकल एविडेंस देखती हैं। यहाँ पे किसी भी डॉक्टर का अगर मेडिकल सर्टिफिकेट हो जो कि प्रॉपर्ली यहाँ पे रजिस्टर्ड हो एज अ डॉक्टर, तो उसको बड़ी अहमियत दी जाती है। यहाँ की कोर्ट्स हमेशा उस मेडिकल सर्टिफिकेट की बेस पे या यहाँ के इदारे उस मेडिकल सर्टिफिकेट की बेस पे फैसला करते हैं। अगर इस किस्म का कोई सर्टिफिकेट मौजूद है जिसमें ये कहा जाता है कि नवाज शरीफ साहब की सेहत इस किस्म की नहीं है कि वो सफरी जो भी ट्रैवल कर सके, तो उस हवाले से कोर्ट यहाँ की उनकी एक्स्ट्राडिशन को रोक सकती है, उनकी हवालगी को रोक सकती है। ये एक बिल्कुल एक वैलिड एविडेंस होती है जिसकी बेस पे बहुत सारे माजी में भी केस हुए जिसमें होम ऑफिस यहाँ से लोगों को रिमूव करना चाहता था। बैरिस्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे। राशिद असलम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। गुलाम हुसैन अवान साहब, मेडिकल सर्टिफिकेट की बात की बैरिस्टर साहब ने, आप बता दीजिएगा क्या कोई मेडिकल सर्टिफिकेट अभी तक नून लीग हासिल करने में, मियां नवाज शरीफ वहाँ से हासिल करने में कामयाब हुए हैं जो अटेस्टेड हो? जी बिल्कुल, मियां नवाज शरीफ के जो फैमिली डॉक्टर हैं, डॉक्टर लॉरेंस, वो मुतअद्दिद बार जो है वो सर्टिफिकेट जारी कर चुके हैं जो कि शायद पाकिस्तान की अदालतों में पेश किए जा रहे हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि कोविड-19 की वजह से चूँकि बरतानिया के अंदर इन जनरल जो है वो बहुत सारे जो ऑपरेशंस हैं, बहुत सारे जो इलाज हैं वो डिस्ट्रप्शन का शिकार थे, लोगों के इलाज नहीं हो सके, और जिसकी वजह से जो है मियां नवाज शरीफ का भी जो ऑपरेशन है
वो डिले का शिकार है और वो अब किसी भी वक्त जो है वो ड्यू है और हो सकता है, और यही रिपोर्ट्स के अंदर भी कहा जा रहा है। और अभी भी हमारी शरीफ फैमिली के ज़रिए से 2 रोज़ पहले बात हुई थी तो उनका भी यही कहना था कि डॉक्टर जो है वो अभी तक इस बात पर है कि मियां नवाज शरीफ का ऑपरेशन के बगैर। बहुत शुक्रिया आपका गुलाम हुसैन अवान साहब, आप यूके से हमारे साथ जुड़े। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, सो अब हमने बात करनी है एक और बहुत अहम खबर के बारे में, लेकिन पहले एक ब्रेक लेते हैं पहले। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक। फरा, एक अच्छी खबर भी है पाकिस्तान के लिए, एक बहुत अच्छी खबर, बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की। गवर्नमेंट लेवल पर एक बहुत अच्छा काम किया है और पाकिस्तानियों को जो नुकसान होना था ना, जो टैक्स पेयर्स को नुकसान होना था, वो बचा लिया गया। हम रेकोडिक मामले पर बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबी हासिल की और आलमी बैंक के सालिसी फोरम एक्सिड ने पाकिस्तान को $6 अरब जुर्माने पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। जुलाई 2019 में एक्सिड ट्रिब्यूनल ने ऑस्ट्रेलियावी कंपनी के हक में फैसला दे दिया था और एक्सिड ट्रिब्यूनल ने पाकिस्तान को $6 अरब ऑस्ट्रेलियावी कंपनी को अदा करने का हुक्म दिया था, जिस पर अब हुक्म इम्तना जारी कर दिया गया है। और इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो है वो हम सब के सामने रहे कि रेकोडिक के हवाले से 1993 में एक अमरीकी कंपनी के साथ ब्रोकन हिल्स प्रॉपर्टीज़ मिनरल्स के साथ मुआहदा किया गया था। उसके बाद ये शेयर्स जो हैं फ़रोख्त कर दिए गए थे ऑस्ट्रेलियावी कंपनी TCC को, और सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की सरबराही में एक बेंच ने कवायद की खिलाफ वर्जी पर TCC के साथ मुआहदे को कलअदम करार दिया था, जिसके बाद दोबारा TCC ने लाइसेंस के हसूल के लिए हुकूमत बलूचिस्तान से रुजू किया था। लेकिन शर्त ये रखी गई थी कि कंपनी यहाँ से हासिल होने वाली मादनियात को रिफाइन करने के लिए बैरून मुल्क नहीं ले जाएगी, जिस पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई थी। और रूल्स पूरे ना होने के बायस मादनियात की लाइसेंस देने वाली अथॉरिटी ने नवंबर 2011 में TCC को माइनिंग का लाइसेंस देने से इनकार कर दिया था। 2011 में ये लाइसेंस मुस्तरद होने के बाद ऑस्ट्रेलियावी कंपनी TCC ने पाकिस्तान में किसी फोरम में जाने के बजाय बैनुल अक़वामी फोरम से रुजू किया था, जिनमें से एक ये एक्सिड इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, जबकि दूसरा ICC का था। और आज उस हवाले से हमें एक ज़बरदस्त खबर मिली है कि फैसला जो है वो पाकिस्तान जुलाई में जो है पाकिस्तान को $6 अरब जुर्माना आयद किया गया था, और फिर ये 2019 की बात है, और फिर नवंबर 2019 में पाकिस्तान ने इसके खिलाफ एक अपील की थी और अब हुक्म इम्तना जारी कर दिया गया है और पाकिस्तान के लिए ये बहुत अच्छी खबर है। अगले मामले की जानिब चलते हैं। बहुत अहम है, कि जिंदगियों से जुड़ा हुआ है, और ये वो मामला है जहाँ पर आकर हमें दिखाई देता है कि सियासी पार्टियाँ कुछ तजब्जुब का और कुछ इसमें मतलब इस फैसले को लेने में हिचकिचाहट का शिकार है। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात एक बार फिर खटाई में पड़ गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। सिंध में 120 दिन में बल्दियाती इलेक्शंस के इनेकाद का इम्कान खत्म हो गया। बिल्कुल ऐसे इलेक्शन कमीशन ने सिंध में बल्दियाती हल्का बंदियों का शेड्यूल भी अब वापस ले लिया है। आइन के तहत बल्दियाती काउंसलर्स की मुद्दत खत्म होने से 120 रोज के दौरान ही बल्दियाती इलेक्शन का इनेकाद होना था। सिंध में 30 अगस्त को बल्दियाती काउंसलर्स की मुद्दत खत्म होनी थी। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि मरदमशुमारी के सरकारी आदादोशुमार शाया होने तक इलेक्शन कमीशन सूबे में बल्दियाती इंतखाबात नहीं करा सकता। मामला मरदमशुमारी का ही है। फरा, इस पे जो कराची के जो सिंध के तमाम स्टेक होल्डर्स हैं मरदमशुमारी 2017 के ऊपर सवालात उठाते रहे हैं, और अब सिंध हुकूमत ने भी उसी का जिक्र किया है, वज़ीर आला मुराद अली शाह ने भी उसी का जिक्र किया है। लेकिन क्लियर वर्डेड मैसेज दिया उन्होंने कि जब तक ये नहीं होता तो तब तक बल्दियाती इंतखाबात मुमकिन ही नहीं है। लेकिन इस हवाले से हम बातचीत करेंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे इम्तियाज़ शेख साहब हमारे साथ हैं। इम्तियाज़ शेख साहब, फरमाइएगा, कानून के मुताबिक 120 रोज़ में बल्दियाती इंतखाबात होने चाहिए थे, लेकिन वज़ीर आला कहते हैं पहले नहीं हल्का बंदियाँ होंगी और बाद में बल्दियाती इंतखाबात होंगे। तो ये वो वही बात होगी ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। तो इंतखाबात मुलतवी कराने का कोई बहाना है? देखिए जी, बिल्कुल इस तरह की सोच नहीं है और न ही इस तरह का कोई इरादा है। सिंध वो वाहिद सूबा है जिसने पूरे 4 साल अपने जो टेन्योर था उसका पूरा करवाया। हालांकि मेयर्स भी दूसरी पार्टी के थे, हैदराबाद के, कराची के, और कुछ ज़िलों में भी जो था डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन मुखालिफ थे। लेकिन फिर भी हमने पूरा इसको टर्म पूरा करने के बाद इसको ख़त्म किया। और अब जो रिक्वायरमेंट है आइन के मुताबिक
पाकिस्तान के कानून के मुताबिक कि सेंसस के बाद हल्का बंदियाँ होनी है इलाकों में, ताकि नई हल्का बंदियाँ नई आबादी के साथ नए हल्के बनेंगे या वही रहेंगे या उसमें कुछ तब्दीली आएगी। उस हवाले से ये भी मतलब एक कानून है जो कि CCI रिज़ल्ट को, जो सेंसस का नतीजा है, जो आबादी की तादाद है, उसकी एक नोटिफिकेशन निकलती है। उसके बाद जाके उसकी आबादी तस्लीम की जाती है कि मुल्क की आबादी कितनी है, और उसके बाद फिर हल्का बंदियों का नोटिफिकेशन होता है, उस पर उसके बाद होता है। तो ये एक कानूनी और आइनी ज़रूरत है जिसकी वजह से वज़ीर आला साहब ने इस तरह की बात की थी, और ये आइन के मुताबिक यही है कि CCI इसको मंजूरी देगी और उसके बाद फिर हल्का बंदियाँ होंगी, उसके बाद फिर इलेक्शन होंगे। तो हम अभी भी उस आइन की उस बात पे अपना मौक़िफ़ रखते हैं कि ये चीज़ें हो जाए, इलेक्शन हो जाए। एक और राय भी है, और वो राय कुछ इस तरह से है कि हालिया सैलाब और बारिशों की जो सूरत हाल थी, उस हद क्या सिंध हुकूमत कुछ खौफजदा तो नहीं है कि अभी बल्दियाती इंतखाबात करा लिए जाए तो शायद अवाम का वो रिस्पॉन्स नहीं होगा जो सिंध हुकूमत चाह रही है? देखिए जी, खौफजदा तो वो होता है जो कि मतलब आवाम से दूर हो। हम तो आवाम के दरमियान पूरे सालों के साल आवाम के साथ ही रहते हैं, चाहे वो मुसीबत का वक्त हो या अच्छा वक्त हो, या हुकूमत का हो या हुकूमत से बाहर हो। जब भी हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो पार्टी है जो कि आवाम की जड़ों में है, आवाम की दिलों में है, और ये अपोजिशन का तो कहना है तो मतलब अपोजिशन तो ज़रूर कहेगी ना। तो अपोजिशन का आप रिज़ल्ट देख लें, पिछले इलेक्शंस में भी क्या हुआ, कौमी असम्बली के इलेक्शंस में भी क्या हुआ। तो मतलब अपोजिशन का तो वजूद वहाँ सिंध में ना होने के बराबर है। बहुत कम सीटें उनकी हैं, और मतलब जो पार्टियाँ ट्रेडिशनल अपने इलाकों में भी असर रखती थी वो भी मतलब अपने उन इलाकों में हार गई। थर के हो या खैरपुर के इलाके में हो या और कुछ ज़िलों में वो जीत नहीं सके। तो लेकिन जहाँ तक बारिशों का ताल्लुक है, बारिशें एक ऐसी कुदरती आफात में से थी जो इस दफ़ा आई है, जिसने सिंध में तकरीबन 25 लाख से ज़्यादा आदमी इससे मुतासर हुए, बेघर हुए हैं लाखों लोग। और सिंध हुकूमत उनके दरमियान थी, हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उनके दरमियान रहे, वज़ीर आला सिंध उनके दरमियान रहे, वज़रा, MPs, MNAs। तो हम क्यों खौफज़दा होंगे उनसे, और हम मतलब उनके, हमने तो मतलब पूरी कोशिश में है कि उनको रिहेबिलिटेट किया जाए। ये तो मरकज़ी सही आप कह रहे हैं कि कोई खौफ नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। एक और बात जो कही जाती है वो ये है कि कल भी बिलावल भुट्टो ने APC में कही है बार काउंसिल में कि 18वीं तरमीम पे कोई समझौता नहीं होगा। तो जब 18वीं तरमीम पे समझौता नहीं होगा तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है कि इख्तियारात की निचली सतह पे मुंतकिली, यानी बल्दियाती इंतखाबात करवाए जाए। तो मुख्तलिफ जमातें जो उनका ये कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सारे इख्तियारात और फंड्स अपने पास रखना चाहती है, इस वजह से बल्दियाती इंतखाबात जो हैं उसको कराने में पसो पेश से काम लिया जाता है। तो इस एतराज़ के ऊपर आप क्या कहेंगे? अगर अपोजिशन की जमातों को आइन अगर उन्होंने पढ़ा हो, अगर उनको ये इस बात का पता ना हो, तो मैं समझता हूँ कि बड़ी अफसोस की बात होगी कि एक आइन में लिखा हुआ है कि सेंसस के बाद नई हल्का बंदियाँ होंगी, और हल्का बंदियाँ सेंसस डिक्लेयर जब नहीं होगा तो हल्का बंदियाँ नहीं होंगी, जब हल्का बंदियाँ नहीं होंगी तो इलेक्शन उस वक्त तक नहीं हो सकते। जैसे ही ये CCI इसकी मंजूरी देगी तो हम करेंगे। इससे एडमिनिस्ट्रेटर्स तो मतलब ये आर्जी चीज़ है, इससे पहले भी आर्जी एडमिनिस्ट्रेटर लगे रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पहले भी जितने लोग थे वो सब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेजॉरिटी में चेयरमैन और म्यूनसिपैलिटीज़ और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के चेयरमैन रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में पिछले इलेक्शनों से ज़्यादा कामयाबी हासिल करेगी। इसलिए न हमें इस चीज़ का डर है। डरें तो अपोजिशन वाले जो कि मतलब न अवाम में हैं, न इन बारिशों में, न ही किसी और मुश्किल घड़ी वक्त में वो पब्लिक के पास गए हैं। तो ज़रूर लाजमी है पब्लिक से तो वही डरें जो कि पब्लिक से गायब हों। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसके तमाम वर्कर, उसके तमाम MNAs, MPs, वज़रा और उनके चेयरमैन खुद अवाम के दरमियान रहें, और इंशाल्लाह उनके साथ ही होंगे, और उस मुश्किल घड़ी में उनको अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक है। इम्तियाज़ शेख साहब, कराची की बात हो रही थी, 1100 अरब का मामला था, कराची वालों को रिलीफ मिलना था, उसके बाद कुछ खामोशी ही हो गई, बिल्कुल कोई बात ही नहीं हुई। अब क्या हो रहा है कराची पैकेज पे? कराची वालों को क्या कराची पैकेज का कोई फायदा भी होगा या नहीं होगा?
देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मतलब जिस तरीके से इस पैकेज को और जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जो बात की गई उसको वेलकम किया गया है, वो इसलिए कि लोगों के मसाइल हल करने में जहाँ वफाकी हुकूमत तो मतलब किसी चीज़ में भी आ नहीं रही, पहले भी वो वादे करते रहे हैं लेकिन कोई वादा पूरा नहीं कर सके। वज़ीर आज़म साहब आए, 160 अरब रुपए की बात की, 1 अरब रुपया दिया। ये हम नहीं कहते, उनकी तहरीक जमात MQM के लोग कहते हैं, उनके मेयर कहते थे पुराने वसीम अख्तर साहब। तो मतलब कहने का मकसद ये है कि हम जो सिंध के हवाले से जो प्रोजेक्ट्स हैं और ख़ास तौर पर खुसूसी तौर पर कराची के जो प्रोजेक्ट्स जिसमें सीवरेज का प्रोजेक्ट है, पानी का है, ट्रांसपोर्ट का, इस तरह के और प्रोजेक्ट्स हैं, उसके लिए कमेटी बन गई है, उसमें चीज़ें तय हो गई हैं। अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम संजीदगी के साथ इस पर तवज्जो देंगे और वज़ीर आला की सरबराही में कमेटी एक बनी है और जल्दी उसका इजलास होगा और उस पर काम तकरीबन जो पेपर वर्क है वो शुरू है। और ये प्रोजेक्ट्स मोस्टली वो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हुकूमत सिंध के ADP स्कीम्स में हैं या स्पेशल प्रोजेक्ट्स में हैं, उन पर ऑलरेडी बहुतों पे काम चल रहा है। कुछ नए प्रोजेक्ट्स आएंगे, ख़ासतौर पर जो रोड हो टूट फूट गए या जो फौरी तौर पर हल तलब मसाइल हैं उन पर होगा, लेकिन मोस्टली जो है फंडिंग की वजह से या फंडिंग की कमी की वजह से थोड़ा स्लो प्रोग्रेस थी। अब अगर फेडरल गवर्नमेंट उसमें कंट्रीब्यूट करेगी तो वो फौरी तौर पे हम इनको शुरू भी कर देंगे, जल्दी भी करेंगे। सिंध हुकूमत पूरी संजीदा है इस मसले पे कि कराची के मसाइल का हल निकाला। ये भी फरमाइएगा, अभी आपने खुद भी अपनी गुफ्तगू में कहा कि कोविड की वजह से फंड्स और चीज़ों में मुश्किल आई, तो आपके सामने ये चीज़ पीपल्स पार्टी के मद्देनज़र रहनी चाहिए कि अगर आप नई हल्का बंदियों की बात कर रहे हैं और मरदमशुमारी की बात करें तो उस पर रिसोर्स एलोकेशन, उस पर फंड पैसों का मसला आएगा। तो क्या फिर आपका नज़रिया है इस बारे में? 2017 की जो मरदमशुमारी है उसको आप मुश्तरका मुफादात कौंसिल से अप्रूवल चाहते हैं उसकी, या बिल्कुल नई आप चाहते हैं मरदमशुमारी की जाए? देखिए, पीपल्स पार्टी तो जो मरदमशुमारी में जो खदशात थे उस पर उन्होंने डिस्कशन की थी। CCI में फिर ये तय हुआ था कि कुछ ब्लॉक्स की रीसर्वे की जाएगी और मतलब वहाँ दोबारा की जाएगी, मरदमशुमारी दोबारा की जाएगी। तो मतलब जो अपना मौक़िफ़ हम ले चुके हैं हम अपने उसी मौक़िफ़ पे कायम हैं और वो चीज़ें जो हैं जो जिस पर डिस्कशन होकर तय हो गया था और एक स्पेशल अरेंजमेंट के तहत कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के इंतखाबात कराने के लिए उसको आर्जी तौर पर उसको कबूल किया गया था सिर्फ एक इलेक्शंस के हद तक। तो उसके बाद फिर जो भी चीज़ें उस वक्त तय हुई थी हम उस बात पे अपनी कायम है और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो चीज़ें पूरी की जाएँ और ख़दशात दूर किए जाएँ। और ये ख़दशात सिर्फ हमारे नहीं हैं, ये MQM भी इसमें कोर्टों में गई हैं और पार्टीज़ भी कोर्ट्स में गई हुई हैं। सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खदशे नहीं थे, ये दूसरी पार्टियों के खदशात भी हैं। तो हम चाहते हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के खदशात दूर हों और सेंसस पर मतलब किसी को नहीं होना चाहिए और उसके बाद फिर हल्का बन गया। ठीक है, इम्तियाज शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। आगे चलते हैं फरा, एक और अहम मामला है कोरोना वबा से हम बहुत मजबूती से लड़े हैं, बड़ी हिकमत अमली से लड़े हैं, लेकिन इसी दौरान जो हमारा पुराना दुश्मन है डेंगू वो सर उठा रहा है। लाहौर में 6 मकामात पर अब तक की इत्तलात के मुताबिक डेंगू लार्वा बरामद हुआ है, जिसको हम कंफर्म भी करेंगे, जिसे फौरी तौर पर ज़ाया कर दिया गया है। सर्विलेंस जारी है। हाँ, डेंगू वायरस के मुमकिन खतरात के पेश नज़र शहर में इंसदाद डेंगू मुहिम की सरगर्मियाँ जो हैं वो तेज़ कर दी गई हैं। ये कार्रवाइयाँ क्या रही हैं, इस हवाले से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे अपनी मेहमान से। डॉक्टर सोमिया इक़्तिदार हमारे साथ हैं, चेयरमैन है डेंगू कंट्रोल कमेटी की। तो डॉक्टर सोमिया आप हमारे साथ हैं मौजूद जी। अस्सलाम वालेकुम। जी, अच्छा मुझे बताइएगा क्या इक़दामात किए जा रहे हैं? वो जो एक स्प्रे किया जाता था या फिर और ऐसे क्या मेजर्स हैं जो लिए जा रहे हैं ताकि डेंगू के हलाकतें ना हो सकें और डेंगू इतना ज़्यादा वबा की सूरत में फैल ना सके? जी, थैंक यू फरा। डेंगू के हवाले से पंजाब में जो क्लिनिकल साइड है उसको मैं देखती हूँ, लेकिन जाहिर है कोलैबोरेशन हमारी होती है प्रिवेंटिव साइड के साथ भी। और कल ही कैबिनेट कमेटी मीटिंग विच इज़ चेयर्ड बाय द मिनिस्टर ऑफ हेल्थ जो है वो उसका मुनक्किद हुई थी, जिसमें ये फैसले किए गए जो हम रिव्यू करते हैं वीकली सिचुएशन, ये वीकली मीटिंग होती है। और अगर हम पिछले सालों की निस्बत कंपेयर करें तो इस दफ़ा तमाम पंजाब के इलाकों से हमें लार्वा जो है वो ज़्यादा मिल रहा है। आपको पता है बारिशें भी ज़्यादा हुई हैं और जहाँ
जहाँ बारिश का पानी इकट्ठा होता है वहाँ पे मच्छरों की अफजाइश होती है और लार्वा भी मिलता है। लेकिन साथ ही साथ ये एक अच्छी खबर ये है कि हमारे पास नंबर ऑफ केसेस जो है वो बहुत कम है। हम जब पिछले सालों से कंपेयर करते हैं तो आपको याद होगा कि सितंबर और अक्टूबर के महीने वो महीने थे जिसमें बेशुमार डेंगू के केसेस हमारे पास हॉस्पिटल्स में दाखिल थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा नंबर ऑफ केसेस हमारे पास कम है और पूरे पंजाब से सिर्फ 55 पेशेंट्स अब तक रिपोर्ट हुए हैं और ये जनवरी से लेकर अब तक सितंबर 18 तक की मैं आपको फिगर्स बता रही हूँ। जो टॉप डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारी वो वही हैं जो पिछले सालों में हम देखते रहे हैं, जिसमें लाहौर और रावलपिंडी शामिल है। इसके अलावा इक्का दुक्का केसेस हमें गुजरांवाला, फैसलाबाद, बहावलपुर, सियालकोट से नजर आ रहे हैं। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगले 2-3 हफ्ते, क्योंकि आपको पता है बारिशें जब होती हैं तो टेम्परेचर थोड़ा लो हो जाता है, लेकिन जैसे ही धूप निकलती है तो ह्यूमिडिटी का तनासुब ज़्यादा हो जाता है और ये वो मौसम है जिसके अंदर मच्छरों की अफजाइश सबसे ज़्यादा होती है। आप अगर अपने इर्द गिर्द देखेंगे तो आपको जगह जगह पानी इकट्ठा भी नजर आएगा और जाहिर है जहाँ पानी इकट्ठा है वो ब्रीडिंग साइट है मॉस्किटोज के लिए। तो मॉस्किटो के लार्वा की तादाद इस दफा बहुत ज्यादा पिछले सालों की निस्बत हमें डबल मिल रही है। ठीक है डॉक्टर साहब, जब कोई लार्वा बरामद हो जाता है तो जिस मकाम से डबल मिल रही है, तो जब बरामद होता है आप उधर आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो क्या कार्रवाई की जाती है? जिस मकाम से मिलता है उधर क्या कार्रवाई की जाती है? इसको तल्फ कैसे किया जाता है? जी देखिए, लार्वा जो मिलना है वो ये भी शो करता है कि आपकी जो टीम है वो एक्टिव है और सर्विलेंस कर रही है। जाहिर है जब कोई टीम चेक करती है तभी लार्वा मिलता है और उसके लिए देन एंड देयर एट द स्पॉट लार्विसिडल एक्टिविटी की जाती है। एक जहाँ पे पानी कंट्रोल कर सकते हैं या ड्रेन कर सकते हैं, पानी को ड्रेन कर देते हैं। जो ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पानी ड्रेन करना पॉसिबल नहीं होता या रिपीटेड आपको लगता है पानी वहाँ इकट्ठा होगा, वहाँ लार्विसिडल एजेंट्स या केमिकल्स डाल दिए जाते हैं जिनमें टेमीफॉस ग्रेन्यूल्स शामिल है। इसके अलावा लोगों को अवेयरनेस दी जाती है कि घरों के अंदर और बाहर अपने इर्द गिर्द सफाई सुथराई का ख्याल रखें। ऐसे कंटेनर्स जो के पानी जमा कर सकते हैं उनको प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ कर दें। और जो आपकी लीकेजेस हैं, जैसे अगर आपका कोई पानी का नल जो है वो बह रहा है या फिर कोई फ्रिज की ट्रे या एसी का ट्रे का पानी कहीं ड्रिप होता है तो उसको पुश करें। जो डेंगू की टीम्स है, ये भी बताइएगा प्लीज कि आपको मालूम ही है कि कोविड की वजह से बहुत स्ट्रेस्ड रहे हैं हमारा हेल्थ स्ट्रक्चर पूरा, और अभी भी कोरोना जो है उसमें एक सर्ज देखा जा रहा है इंटरनेशनली। बर्तानिया में कितने केसेस नए रिपोर्ट हो गए हैं और स्कूल खुल रहे हैं, केसेस हमारे यहाँ भी अब ज़्यादा कुछ रिपोर्ट जो है वो होंगे जाहिर है, क्योंकि लोग जब आप इसमें समाजी राब्ते, शादी हॉल्स वगैरह खुलेंगे तो ये हमारा हेल्थ स्ट्रक्चर जो है वो इतना स्ट्रेस होने के बावजूद डेंगू को डील करने के लिए तैयार है कि अगर रिपोर्ट होते हैं केसेस तो आप उसके लिए तैयार है मेंटली भी और वैसे भी? जी जी बिल्कुल। डेंगू का कंट्रोल प्रोग्राम तो आपको पता है कि 2012 से अमल में है एंड वी आर मैच्योर इनफ कि अब हम इसको डील कर सकते हैं। और हमने बहुत बड़े बड़े एपिडेमिक्स देखे। 2012 का एपिडेमिक आपके सामने है, लास्ट ईयर पिंडी में बहुत बड़ा एपिडेमिक था। तो जो डेंगू एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप जिसको मैं चेयर कर रही हूँ, ये साल के शुरू से ही डॉक्टर्स की ट्रेनिंग और हॉस्पिटल्स के इंतजाम को देखना शुरू हो जाता है। सो हमने ऑलरेडी हॉस्पिटल्स की इंस्पेक्शन, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर कोई चेंजेस करने की जरूरत है, किसी स्टाफ की कमी है, कोई बेड्स हमने जो एलोकेट करने होते हैं डेंगू वार्ड्स को, उनकी प्रिपेयर्डनेस ऑलरेडी इन चेक है और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को पंजाब हेल्थ केयर कमीशन देख रहा है। डॉक्टर्स की ट्रेनिंग, नर्सिंग स्टाफ की ट्रेनिंग ऑलरेडी इन प्लेस है और वो तमाम लोग जो हैं जो डेंगू को पेशेंट्स को डील करते हैं उनको अपडेट भी कर दिया गया है। जो फॉर्म्स और चार्ट्स उनके लिए न्यू गाइडलाइंस हैं वो भी डिसेमिनेट कर दी गई हैं और फील्ड टीम्स को भी अब पूरे तौर पर, आपको पता है कोविड की वजह से थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन थी मूवमेंट की तो उस तरह काम शायद नहीं हो सका, लेकिन फॉर द लास्ट 1.5 मंथ जब से हालात बेहतर हुए हैं टीम्स भी फील्ड में एक्टिव हैं और इसीलिए आपको डेंगू सर्विलेंस में लार्वा की तादाद ज़्यादा मिल रही है। और क्योंकि वो लार्वा जो है वो तल्फ कर देते हैं इसीलिए नंबर ऑफ पेशेंट्स जो है वो कम है, बिकॉज वो टाइमली आइडेंटिफाई होकर डिस्कार्ड कर देते हैं। डॉक्टर सानिया, ये बता दीजिएगा कि आप डेंगू कंट्रोल जो एडवाइजरी ग्रुप है उसको चेयर कर रही हैं, हेड कर रही हैं, और लार्वा बहुत ज़्यादा बरामद हो रहा है। इससे एक दिमाग में जो ख्याल जाता है वो ये जाता है कि जब लार्वा ज़्यादा बरामद हो रहा है तो फिर केसेस भी ज़्यादा होंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपने बताया कि केसेस वैसे रिपोर्ट नहीं हुए। तो आप क्या ट्रेंड जो है वो देख रहे हैं या उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये ट्रेंड इस साल हो सकता है, इस सीजन में हो सकता है? क्या फोरकास्ट किया जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान जो बहुत, जैसे आपने खुद कहा, बहुत बुरी तरह से अफेक्टेड रहा है इस सीजन में ऑलरेडी डेंगू की वजह से? जी, इसमें यह है कि डेंगू आपको पता है कि एक थोड़ा सा इसका पैटर्न साइक्लिकल होता है। ये कुछ सालों में ज़्यादा आता है और उसके बाद जो फॉलोइंग ईयर्स होते हैं 1-2 दिन उनमें क्योंकि ज़्यादा लोग इफेक्ट हो गए होते हैं उनमें इम्यूनिटी होती है तो निस्बतन कम आता है। सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन डॉक्टर सुमी एक बड़ा इंटरेस्टिंग लोग ये भी कह रहे थे कि जिन इलाकों में ये मलेरिया एंड डेंगू वगैरह होता है वहाँ पे कोविड नहीं ज़्यादा इफेक्टिव है। ये भी एक मिथ चल रहा था कोविड के दिनों में। तो क्या इसका कोई कोरिलेशन है कि अब हमारे यहाँ पर अगर कोविड जो है इतना नहीं आया तो डेंगू का खतरा स्टिल बरकरार है? कोई इनका आपस में रिलेशनशिप है आपके ख्याल में?
देखिए जी, कोविड एक वायरल इलनेस जो रेस्पिरेटरी पैथोजन है, इसका मैकेनिज्म ऑफ इन्फेक्शन जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है, जो कि मॉस्कीटो बाइट के थ्रू ये वायरस स्प्रेड करता है। लेकिन वायरल इन्फेक्शंस आपस में कई दफा क्रॉस प्रोटेक्शन देती हैं, क्योंकि कोरोना वायरस एक नया वायरस है और इस पर फिलहाल कोई स्टडी इंटरनेशनली पब्लिश नहीं हुई कि वेदर इट इज प्रोटेक्टिव या डेट्रीमेंटल फॉर डेंगू। सो आई कैन नॉट से कि जी ये ऐसा होगा, ये सब प्रेडिक्शन ही होगी जिससे साइंटिफिक। डॉक्टर सौम्या इक़्तिदार, बहुत शुक्रिया। अब हम चलते हैं। मैंने इस मिथ को इसलिए टच किया कि आपको याद होगा शुरू में बहुत सारे लोग मलेरिया की से बचाव की जो मेडिसिन थी वो डेंगू के लिए ले रहे इस्तेमाल कर रहे थे, और ट्रम्प ने भी प्रेसिडेंट ट्रम्प ने भी ये जो है एक कोविड की वजह से की रिकमेंड कर दी थी। तो वो ये एक गलत कोरिलेशन जो साइंटिफिकली, जैसे डॉक्टर सोमिया ने हमें बताया, एस्टैब्लिश नहीं है। आप स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं, ब्रेक के बाद करते हैं, स्टॉक मार्केट की बात करेंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक। कुछ कारोबार की बात करेंगे, स्टॉक मार्केट में क्या रुझान देखा जा रहा है। शराज वहाँ पर मौजूद है, उनसे जानते हैं। फराह जी बिल्कुल, कारोबारी हफ्ते का आज आखिरी रोज है और ट्रेडिंग के आगाज के साथ ही मार्केट में मंथली रुझान देखा जा रहा है और इस वक्त 100 इंडेक्स 58 पॉइंट कमी के बाद 42,276 पॉइंट की सतह पर ट्रेड होता हुआ देखा जा रहा है। स्टॉक ब्रोकर से हवाले से हमारी बात हुई तो उनका ये मौकफ है कि प्रॉफिट सेलिंग की वजह से हम देख रहे हैं कि शेयर्स की जो फरोख्त है उसमें तेजी देखी जा रही है। और ठीक है, 100 इंडेक्स में 58 पॉइंट्स की जो है वो कमी बताई है हमें शराज ने, जो अच्छी बात नहीं है। ऑलरेडी 30 अरब के करीब जो रुपए हैं वो कहा जा रहा है कि सनतकारों के और सरमायाकारी करने वालों के डूब चुके हैं। और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट एशिया की बेहतरीन स्टॉक मार्केट्स में से एक रही है। सो लेट्स होप एंड विश कि ये जो मामलात हैं बेहतर हो, ताकि कारोबारी मामलात में बेहतरी की सूरत हाल आ सके। अच्छा, एक चीज़ की तरफ अब मैं इशारा करना चाहूँगी और वो है एंग्जाइटी, स्ट्रेस, जो हम समझते हैं कि वो सिर्फ बड़ों में होता है, लेकिन बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है। आप एकदम से मुझे हमजा ऐसे देख रहे हो, इससे आपको यकीन नहीं आ रहा कि ये भी हो सकता है। मुझे बच्चों का मैंने कभी डील नहीं किया, लेकिन आपको पता है बहुत छोटे नए पैदा हुए बच्चे को भी स्ट्रेस होता है। एक एंग्जाइटी है जो कि बच्चे को, जिसे कहते हैं ना सेपरेशन एंग्जाइटी, अगर माँ बच्चे को छोड़कर जाती है और काम पे जाती है तो बच्चा उस सेपरेशन एंग्जाइटी का शिकार होता है। अच्छा। और वो वहाँ पर मतलब उसे खौफ हमेशा के लिए उसके अंदर बैठ जाता है कि मुझे तो छोड़ के चली जाएंगे। इसको तो आइडेंटिफाई करना भी बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन अब किया जा रहा है। और माहिर नफ्सियात जो है इस हवाले से मुख्तलिफ तदाबीर और हिकमत अमलियाँ बताते हैं और हमें पता होना चाहिए। आपके सामने ही है कितने खुदकुशियों के रुझानात देखे जा रहे हैं। स्टूडेंट्स के नंबर अच्छे ना आए, ग्रेड्स अच्छे नहीं आए तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। आजकल जितने पीयर प्रेशर्स हैं, सोशल मीडिया फॉलोइंग ना हो, तस्वीर अच्छी ना आए, आपकी अपीयरेंस, आपकी लुक्स वैसी ना हो, तो बच्चे जो है स्ट्रेस का शिकार होते हैं। एक और मामला है, पेरेंट्स जो है उसको शायद संजीदा भी नहीं लेते हैं। बच्चा अगर कोई कहे मुझे किसी बात का खौफ है या नहीं, तो वो उसको कहते हैं कि नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, खैर है। हाँ, तुम्हें भी कोई परेशानी है, परेशानी तो सारी हमें है। तुम लोगों के तो ये हंसते खेलने के दिन है, तुम्हें तो परेशानी होनी नहीं चाहिए, तुम्हें तो परेशानी हो ही नहीं सकती। तो ये जो मामलात हैं इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। माहिर नफ्सियात हमारे साथ हैं ताहिरा रुबाब। अस्सलाम वालेकुम ताहिरा, कैसी हैं? और बताइएगा कि बच्चों में एंग्जाइटी को कैसे आइडेंटिफाई करें। ताहिरा, हमें कैसे पता चले कि ये बच्चा स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है? एंग्जाइटी की अलामात क्या है? बेसिकली बच्चों में भी एंग्जाइटी की अलामात बिल्कुल वैसी ही होती हैं जैसे कि बड़ों में होती हैं, मगर उसकी मैनिफेस्टेशन जो है, यानी वो नज़र जो उस तरह से नहीं आती जैसे बड़ों में नज़र आ रही होती है। अगर आप बच्चों में एंग्जाइटी वगैरह के प्रॉब्लम्स को देखना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि आप छोटे छोटे बिहेवियर्स उसके जो है वो नोट करें। मसलन जब कोई मेहमान आता है घर में तो उससे मिलता है या नहीं मिलता, मिलते हुए घबराता है, मुँह नीचे कर लेता है, शाय होता है, नेल बाइटिंग वगैरह तो नहीं कहीं कर रहा। और जब कभी उसको कोई नया काम मिलता है जो उसकी रूटीन से थोड़ा सा डिफरेंट होता है तो उसमें उसके हाथ वगैरह जैसे वो मसलना और इस तरह से कांपना वगैरह जो इस तरह की चीजें तो नहीं करता। कुछ बच्चे जो हैं वो जैसे रिलेशनशिप बनाने में उनको बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज जो है वो नजर आ रही है। फिर इसी तरह से अगर उसका पेट खराब रहता है, अक्सर उसको डायरिया वगैरह रहता है, तो दैट इज क्लियर इंडिकेशन के बच्चे को कहीं ना कहीं जो है वो एंग्जाइटी का प्रॉब्लम जो है वो चल रहा है और उसको अक्सर जो डिस्टर्बेंस रहती है पेट की खराबी की वो इसी वजह से। इसी तरह से जब बच्चे आप देखो कि उसके होमवर्क
खासतौर पर जिसकी कॉपीज होती हैं जिससे वो लिख रहा होता है, आप उसको नोटिस कीजिए। अगर उसमें बहुत ज़्यादा गलतियां हैं, वहाँ पे बार बार इरेज किया हुआ है उसने चीज़ों को, ये उसकी एंग्जाइटी की निशानी है कि वो उसको एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा हो रही है, या फिर वो कहीं ना कहीं खुदा न खासा OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो कि एंग्जाइटी की ही एक चीज़ है उसकी तरफ भी जाना शुरू हो गया। और आप देख सकते हैं कि अगर कोई बच्चा जो आप उससे कोई टास्क आपने उसको दिया और पूरे टाइम से करने की बजाय उसको लगा हुआ है, बस आहिस्ता 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 लगा ही हुआ है और बार बार अरेज करता है, तो ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि बच्चे को एंग्जाइटी का मसला है। अच्छा तारा, ये भी बताइएगा, कोरोना जो है ना, इससे पहले बच्चे घर में थे तो उन्होंने नहीं फेस किया इस मामले को। अब जब वो स्कूल जा रहे हैं और उनको बताया जा रहा है नहीं हाथ धो बार बार, अब आप मास्क भी पहनो, फिर उनको पता है कि हमारी इतना सारा टेक्स्ट रहता है, हमारा कोर्स पूरा नहीं हो रहा और एग्जाम्स, और खासतौर पे वो बच्चे जो कि मैट्रिक के एग्जाम दे रहे हैं, FSC के एग्जाम दे रहे हैं, O लेवल A लेवल, बड़े भी इसी तरह से, वो बहुत स्ट्रेस और एंग्जाइटी का शिकार हो रहे हैं। हल क्या है? पेरेंट्स कैसे हेल्प आउट करें और बच्चे खुद को कैसे हेल्प आउट कर सकते हैं? बेसिकली इस वक्त जो है हमें एक्सटेंसिव किस्म की जो है मेंटल हेल्थ सपोर्ट की जरूरत है बच्चों के लिए स्कूल्स में, क्योंकि वहाँ पे बच्चे टाइम टू टाइम डिफरेंट चीज़ों को जो वो उनका इंटरेक्शन हो रहा होगा उस पर उनको एजुकेट और काउंसिल करने की जरूरत है। यानी काउंसलिंग इज द बेसिक थिंग। अगर किसी स्कूल में कोई काउंसलर है तो वो उसको बच्चों को डेली अटेंड करे तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है, जिसमें रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज हो सकती हैं बच्चों के साथ, बच्चों के साथ मेडिटेशन हो सकता है, बच्चों के साथ कोई फिजिकल एक्सरसाइज जो है वो हो सकती है। ये चीज़ें बच्चे के स्ट्रेस को और एंग्जाइटी को मैनेज करने में उसको हेल्प कर सकती हैं। मगर एट द सेम टाइम क्योंकि अब हम न्यू नॉर्मल की तरफ जा रहे हैं तो ये न्यू नॉर्मल जो है ये बच्चों में, क्योंकि पहले तो बच्चे इतने ज़्यादा अफ्रेड नहीं थे और फिर बिल्कुल स्टडी से कट ऑफ इस तरह से हुए थे कि स्कूल तो जाना ही नहीं पड़ रहा था ना, बेशक क्लासेस ले रहे थे या कुछ था, उनकी तो हॉलीडेज चल रही थी, वो तो खुश थे। एग्जैक्टली, अब स्कूल बिल्कुल अब स्कूल जाने का स्ट्रेस भी उनके अंदर जो है ना वो है कि अब ये भी डर ज्यादा बढ़ गया हुआ कि स्कूल जाना है, फिर से वही रूटीन होनी है, फिर से वही सारी चीजें, और प्रेशर पहले से ज्यादा बिल्ड हो गया। इस बात का मतलब ये है कि इस वक्त हमारे बच्चे जो हैं उनको ज्यादा साइको सोशल और मेंटल हेल्थ सपोर्ट की जरूरत है, जो कि बेशक पेरेंट्स किसी तरह से बेशक पेरेंट्स अवेल करें या स्कूल इसके लिए कोई खास किस्म के इंतजाम करें, क्योंकि ये इस वक्त इमरजेंसी किसी की सिचुएशन। ठीक है ताहिरा, ये बता दीजिए कि कुछ बच्चे होते हैं जो शरारतें नहीं कर रहे होते हैं और हमजा जैसे होते हैं। नहीं, हमें जैसे शरीफ सोबर, मैं तो बहुत शरारती था। अब वक्त का तकाजा कैसा हो गया हो, लेकिन बच्चे कुछ शरारत नहीं कर रहे होते और उसमें अहम चीज़ ये होती है कि जब माँ बाप डिस्कशन करते हैं, माँ बाप कहते हैं छोटे वाले ने तो हमें बहुत तंग किया है, हमारा जो बड़ा बच्चा था ये तो तंग ही नहीं करता था, और जो छोटे बच्चे अपनी एज के बच्चों के साथ खेलना नहीं चाह रहे होते, वैसी शरारतें नहीं कर रहे होते, लेकिन माँ बाप समझते हैं ये तो बड़ा अमन पसंद बच्चा है। क्या वाकई वो अमन पसंद बच्चा है या फिर कोई प्रॉब्लम है, उसको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है पेरेंट्स को? ये आइडेंटिफिकेशन की बिल्कुल ज़रूरत है। समटाइम्स ऐसा होता है कि बच्चा जो है अपने एज फेलोज के साथ प्ले करने की बजाय अपने से बड़े बच्चों के साथ प्ले करता है, और उसकी वजह ये होती है कि या तो उसने बचपन में ही अपने कजन्स को इस तरह से देखा हुआ है कि वो बड़े बच्चे उसके इर्द होते हैं तो वो कंफर्टेबल फील करता है उनकी कंपनी में, या फिर ये होता है कि जब वो छोटे बच्चों के साथ जाता है क्योंकि अब उसने बड़े बच्चों के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया है, बड़े बच्चों की कंपनी में बैठ के वो भी अपने आप को बड़ा समझना शुरू हो जाता है। तो वो जब छोटे बच्चों के साथ समझता है तो वो उनको समझता है कि ये क्योंकि छोटे हैं तो उसके हिसाब से चीज़ों को नहीं समझते और उसके साथ नहीं प्ले कर सकते। यूजुअली या तो ऐसे बच्चे बच्चों के ऊपर अथॉरिटी अपनी जमाना शुरू कर देते हैं या वो बिल्कुल उनके साथ प्ले जो है वो नहीं करते। मगर ये एक ऐसा पॉइंट जरूर है जहाँ पे सोचने की जरूरत है कि बच्चा एक्चुअली इस तरह ये भी बता दीजिएगा ना, दो पर्सनालिटी टाइप, दो क्या आप तो तीन कहते हैं कि एक एक्सट्रोवर्ट होता है, एक इंट्रोवर्ट होता है, एक दोनों का ब्लेंड होता है, जो जहाँ जरूरत पड़े वहाँ एक्सट्रोवर्ट हो जाता है, जहाँ जरूरत पड़े वहाँ इंट्रोवर्ट। तो ये पर्सनालिटी टाइप्स भी तो डिफरेंट होंगी, और वो क्या स्टेज है जहाँ पर आपको ये डिसाइड करना है वालिदैन को कि अब ये मामला जो है ये गुफ्तगू से, नसीहतों से, डांट डपट से, समझाने से नहीं चल रहा, अब हमें मेडिकल हेल्प सीख करनी है, डॉक्टर के पास लेके जाना है बच्चे को, ताकि खुदा ना खास्ता ये अपने आप को नुकसान पहुंचाने के ऊपर ना आ जाए। ये एक्चुअली आप अगर देखते हैं कि अगर तो आपका बच्चे शुरू से बचपन से एक पैटर्न में चल रहा है ना, तो फिर तो उसके ऊपर पेरेंट्स मुश्किल से इसको पॉइंट आउट करते हैं और समझते हैं कि ये चीज़ें हैं। हाँ, अगर वो बहुत ज़्यादा डिविएट ना कर रहा हो बाकी बच्चों से, यानी वो दूसरे बच्चों से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ ना हो, तो बच्चे पेरेंट्स समझते हैं कि ये सब नॉर्मल है और ठीक है हमारा बच्चा ही ऐसा है। मगर अगर वो बच्चों से ज़्यादा आम उसकी उम्र के बच्चों से ज़्यादा डिविएट करें तो उस स्टेज के ऊपर उनको ज़रूर सोचने की ज़रूरत है कि जी इसको हेल्प की ज़रूरत है। मगर मसला ये है कि
अगर बच्चा जो है पहले बिल्कुल ठीक था तो सारी चीजें ठीक चल रही थी, लेकिन ऑल ऑफ सडन आपने उसमें ऑब्जर्व किया है कि अब वो विड्रॉन होना शुरू हो गया है, उसकी पढ़ाई में चीजें खराब होना शुरू हो गई हैं, अटेंशन स्पैन उसका खराब हो गया, उसके दोस्त या मिलना जुलना उनसे कम हो गया, या वो उतना एक्साइटेड नहीं नजर आता लोगों के आने पे, अपने कजन के आने पे। तो फिर हमें सोचने की जरूरत है कि देयर इज अ चेंज इन द बिहेवियर, जिसको ऑब्जर्व करके कंसल्ट करने की जरूरत है। जहाँ तक एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटीज की बात है, तो ये एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन जो ये पेरेंट्स की तरफ से आता है एक्चुअली, ये पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं जो पेरेंट्स की तरफ से आते हैं। अगर पेरेंट्स में से कोई एक जो इंट्रोवर्ट है दूसरा एक्सट्रोवर्ट है, तो ऑफकोर्स बच्चा मोस्ट ऑफ द टाइम मिक्सचर ऑफ बोथ होता है। और समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई एक बच्चा जो एक्सट्रोवर्ट इलाज है इसका कोई क्या एंटी एंजाइटी मेडिसिन बच्चों को भी दी जा सकती है या नहीं? बच्चों को मेडिकेशन की तरफ नहीं लेके जाना चाहिए साइकियाट्रिस्ट के पास? डिपेंड करता है कि बच्चे की जो प्रॉब्लम है वो कितनी इंटेंस है। अगर तो बच्चे को मेडिकल हेल्प की यानी साइकेट्रिक हेल्प की मेडिसिन की जरूरत है तो फिर आप मेडिसिन के बगैर बच्चे को ठीक नहीं कर सकते। बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्योंकि बच्चों के बिहेवियरल प्रॉब्लम ज्यादा होते हैं तो उनको मेडिसिन के बगैर ठीक किया जा सकता है, दुरुस्त किया जा सकता है हेल्प के साथ। ठीक है डॉक्टर ताहिरा रुबाब, आप जो कह रहे थे ना उस पे एक शेर भी है, गुर्बत ने मेरे बच्चों को तहजीब सिखा दी, सहमे हुए रहते हैं शरारत नहीं करते। बहुत जरूरी नहीं है कि हर बच्चा जो कि आपको बहुत मुअद्दब संजीदा नजर आ रहा है वो बहुत अच्छा बच्चा हो सकता है कि उसके अंदर बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन या दबाव हो। और चूंकि स्कूल खुल रहे हैं और चूंकि कोरोना के साथ अब बच्चे डील कर रहे हैं, पेरेंट्स ज़रूर अपने बच्चों पे चेक रखें। मेरे बच्चे भी मुझे इस तरह की कंप्लेंट्स कर रहे होते हैं, सो इसलिए मैं आइडेंटिफाई कर सकती हूँ कि कितना स्ट्रेसफुल है और कि आपने एग्जाम्स में अपियर होना है, आपने ऑनलाइन क्लासेस अब में आपको समझ नहीं आया, अब आपकी क्लासेस भी तातुल के साथ जो है वो जारी हैं और आपको जज किया जाएगा सारी ज़िंदगी के लिए, आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस के ऊपर एक टैग लगेगा। सारा बेशक बच्चे एक ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, लेकिन अब एकदम ही उन पर प्रेशर न डाल दिया जाए, खुसूसी तौर पर छोटे बच्चों पर, क्योंकि छोटे बच्चे चीज़ें भूल भी जाते हैं। तो तरीके से बच्चों को डील किया जाए ताकि आपके बच्चे, हमारे बच्चे किसी ऐसी परेशानी का शिकार ना हो जो हम खुद भी आइडेंटिफाई ना कर सकते हो। दीगर मामलात पर बात करेंगे, एक ब्रेक की जानिब चलते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक सुबह सवेरे पाकिस्तान में। वेलकम बैक जी। अब आलमी मंजरनामे पर कुछ नज़र डाल लेते हैं फरा। तो अमेरिका से ये खबर है, अमेरिकी रियासतें हैं फ्लोरिडा और अल्बामा, जहां समुद्री तूफान सैली ने तबाही मचा दी है। 5 लाख से ज़्यादा अफराद बिजली से महरूम। ये कहा जाता है कि मसाइल पाकिस्तान में ही ज़्यादा होते हैं और हमारे यहाँ पर भी मौसमियाती जो तब्दीलियाँ और तगय्युर है और उसके साथ साथ माहौलियाती जो तब्दीलियाँ, उसकी वजह से मसाइल पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिए हुए हैं। तूफ़ानी बारिशों से मुतासरा इलाके में सैलाब का खतरा भी पैदा हो गया। 105 मील फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं से बिजली के खंभे गिर गए, दरख्त जड़ों से उखड़ गए, सड़कें कई फुट पानी में डूबने से ट्रैफिक की रवानी भी बहुत हुई। बिल्कुल, मुतासरा इलाकों में कहा जा रहा है कि 18 इंच तक तूफानी बारिशें रिकॉर्ड की गई हैं और हुकाम जो हैं वो लोगों को बिला ज़रूरत घरों से ना निकलने की हिदायत भी कर रहे हैं। ये वही हिदायत हैं जो पाकिस्तान में भी जारी की जाती हैं। और फरा मसला आपने जिस तरह से कहा कि पूरी दुनिया में मसाइल हैं, लेकिन हम सिर्फ पाकिस्तान में ही हाईलाइट करते हैं। मसाइल आते हैं, जब इस तरीके से कोई आफत आती है तो हर मुल्क को मुश्किल होती है उसे डील करना। यार ये चीज़ें बिल्कुल जैसे कहना ना खुशी प्लेयर लेने की नहीं है, कहीं भी तकलीफ हो तो वो उसमें तकलीफ होती है इंसान को, मगर अंदाज़ा फिर एहसास ये करने की है कि अब ये मामलात दुनिया में आएंगे। जिस तरह से हमने अपनी ओजोन लेयर, कभी पिछले दिनों ओजोन लेयर का दिन भी था, तो हमने जितना उसको तबाह कर दिया है, जितनी सनती आलूदगी, जितनी माहौलियाती आलूदगी हमने कर दी है, अब ये मामलात तो होंगे। अब इनसे डील करने के लिए हमें जो है खुद को तैयार रहना है। खतरनाक किस्म की सूरत हाल वहाँ पर अमेरिका की जो दोनों रियासतें यहाँ पर पैदा हो चुकी है और हमें अपने वही दरख्त लगाने हैं और हमें अपनी चीज़ों की हिफाजत करनी है। पाकिस्तान बहुत खूबसूरत मुल्क है हमारा और अल्लाह ताला ने इसे 4 खूबसूरत मौसमों के साथ साथ एक कल्चर, एक तहजीब, एक हिस्ट्री से नवाजा है, जहाँ पे बहुत सारी ऐसी खूबसूरत दास्तानें हैं जो कि रोमानवी दास्तानें भी हैं। सिंध के शहर उमरकोट में की बात कर रहे हैं हम। उमरकोट शहर जो है कराची से तकरीबन 325 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। कराची से मिट्टी तक सड़क की तामीर से कबल ये शहर अहम तिजारती सरगर्मियों का मरकज़ होता था और इसको थर का गेट भी कहा जाता था। बिल्कुल, उमरकोट का नाम यहाँ मौजूद
एक कले से मंसूब किया गया था और उस कले की वजह से इसका नाम उमरकोट रख दिया गया, जहां रोमानवी दास्तान जैसे आपने अभी जिक्र किया और बहादुरी के कई किरदारों की यादें दफन है। इस खित्ते में उमरकोट का कला सियासत की कुंजी समझा जाता था। और राजस्थान के मारवाड़ा और वादी मेहरान के अहम संगम पर मौजूद है। ये एक तरफ सहरा है, दूसरी तरफ नहरी है, पानी से आबाद होने वाला सरसब्जो शादाब इलाका है और अकबर बादशाह की पैदाइश उमरकोट में हुई थी। ये एक बहुत बड़ी बात है और मजहबी हमआहंगी की बुनियाद रखने वाले शहंशाह अकबर जो है, इसकी जाए पैदाइश के शहर में आज भी हमें ये नज़र आती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ी आबादी जो है वो है जो कि मुसलमान नहीं है, हिंदू हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ बहुत प्यार मोहब्बत के साथ रहने का जो सदियों पुरानी रिवायत और सिलसिला है वो जारी सारी है। मंदिर और मसाजिद साथ साथ मौजूद हैं। हिंदू मुस्लिम आबादी तकरीबन बराबर है और दोनों एक दूसरे की खुशी गमी में बढ़ चढ़ के शरीक होते हैं, त्योहारों में शिरकत करते हैं। बिल्कुल, कले की फसील पर तोपें भी नस्ब हैं, जबकि निस्फ में एक डंडा है जिसके बारे में कुछ लोगों का मानना है कि इस पर लोगों को फांसी पर लटकाया जाता था। क्या सीन मनाजिर होते होंगे ना वैसे उस वक्त जब इस तरह की सज़ाएं जो हैं वो दी जाती थी। अब ये सज़ाएं हम कह रहे हैं और अवाम मुतालबा कर रही है कि ऐसे जिनसी दरिंदगी करने वालों को लटकाया जाए, लेकिन इनको बर्बरियत में शुमार किया जाता है। एक बाज़ार भी है उमरकोट का बाज़ार, ये सिंध के कदीम बाज़ारों में शुमार होता है और यहाँ बनने वाली जो यहाँ पे पत्ते वाली बेड़ी बनाई जाती है। बीड़ी बनाई जाती है। ये बीड़ी जो सिगरेट जिसे कहें, बीड़ी, अच्छा लोकल यानी सिगरेट जो है वो है। और चंद ख़वातीन जो है दुकानदारी ख़वातीन को रिवायती चूड़ियाँ पहनाते हैं जिन्हें चूड़ा कहते हैं। सिंध की जो चूड़ी है ना थोड़ी मोटी होती है और वो बड़ी खूबसूरत होती है। सो ये एक सिंध की खूबसूरत सकाफ़त और खूबसूरत पहचान। आपको कभी मौका मिले तो ज़रूर जाइएगा उमरकोट का। अक्सर हमने तस्वीरों में भी देखा है। Exactly ऐसे। ये एक बड़ा मजबूत किला है और इसकी दीवारें जो ख़ास तौर पे है ना वो बड़ी फ़न तामीर का बड़ा खूबसूरत नमूना। ये आपके सामने इस वक्त ये जो है ना फ़न तामीर का बड़ा खूबसूरत नमूना है और वक्त की शिकस्त रेख्त ने भी इस किले के ऊपर जो है उतने असरात मुरतब नहीं किए, लेकिन हमें अपनी इन तहजीबी आसार को, इन अपने सकाफ़ती वर्से को संभालने की, लुक आफ्टर करने की ज़रूरत है। जहाँ कहीं शिकस्त रेख्त हो रही है वहाँ पर हुकूमत को और मुतालिका महकमा को अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। अच्छी बात जो मुझे इसमें लगी वो ये थी कि वहाँ पर मंदिर और मस्जिद साथ साथ हैं। जिस तरह कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिनाह ने कहा था ना कि तुम अपनी इबादतें करने के लिए आज़ाद हो, वहाँ पर वो जो मजहबी हम आहंगी है वो बड़ी एक अहम चीज़ है और वहाँ पर अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह वो जारी है और हमें जो हमारी माइनॉरिटीज़ हैं उनका बहुत ख्याल भी रखना है इस हवाले से। बिल्कुल। अच्छा, एक हर्टफुल चीज़ है जो कि हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। मतलब इसका ये है कि हम देखें कि हम क्या कर रहे हैं। ये हमने कल भी आपके सामने एक वीडियो अपलोड की थी कि ऐप्स के ऊपर मशहूर होने के लिए, लोगों की एप्रिसिएशन या फॉलोइंग लेने के लिए हम किस हद तक चले जाते हैं। एक बुज़ुर्ग हैं और उनके साथ ये नौजवान, आपको शायद कह के नहीं सुनाई दे रहे इस वक्त इस वीडियो में जो कि ये नौजवान लगा रहे हैं और ये अपलोड करने के लिए वीडियो बनाई है उन्होंने। इसमें क्या इसको बयान कैसे किया जाए? अगर इसकी ऑडियो सुनी जाए तो पीछे से कहकहों की आवाज़ आ रही है जब वो बुजुर्ग नीचे गिर जाते हैं और फिर अगर देखा जाए तो वो खुद को उठा नहीं सकते, खुद से उठ नहीं सकते हैं और फिर भी कहकहे लगाए जा रहे हैं उनके साथ। ये कैसा, ये मजाक नहीं है, उनकी तौहीन की गई है। ये वीडियो जो है ना ये मैंने रश के हिना के उसमें से अकाउंट में से ली है और हम आज के बाद से ही कोशिश करेंगे कि हमारे तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स जो कि अच्छी वीडियोस और मैसेजेस अपलोड करते हैं हम उसे प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं, ताकि हमारी जो एक सोशल मीडिया चल रही होती है ना एक थॉट एंड डिबेट, उसको भी हम अपने प्रोग्राम में लेकर आएँ, डिस्कस करें और देखें। लेकिन ये एक ऐसा शर्मनाक फेल है कि जो ये किया है, जिन्होंने इसको लाइक किया है, जिसको अप्रिशिएट किया है, वो सब यकीनी तौर पे मुजरिम है, ना सिर्फ इस बुजुर्ग के बल्कि इंसानियत के और हमारी जो एक माशरती रिवायात हैं उसके भी। ये शर्मनाक एक्टिविटीज़ जो हैं किसी भी तरह से काबिल तारीफ नहीं होनी चाहिए। ये मामला एक ऐसा अजीब है कि ये मजाक उन्होंने अपनी तरफ से किया और फिर वो उस पर इतने खुश हैं कि उन्होंने शेयर भी किया लोगों के साथ और लोग भी इसको पसंद कर रहे हैं कि ये टिकटॉक पे जो मजाक किया जाता है उस तरह का ये मजाक है, लेकिन ये तौहीन है, इससे हमें बाज रहना चाहिए। और अपनी जो अल्लाह ताला ने हमें जो गाइडलाइंस दी हैं, जुम्मतुल मुबारक का दिन है, हमें उनको फॉलो करते हुए अपनी ज़िंदगी में बेहतरी, खूबसूरती, रहमत और बरकत की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली यकीनन इसी में है। हम सब की फलाह और बहबूद इसी में है कि हम उसी रास्ते पे चलें जो सिरात मुस्तकीम। आज हमें इजाज़त दीजिए, पीर को फिर हाजिर होंगे नई सुबह नए सवेरे के साथ। हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफ़िज़।